दोस्तों, गेम ऑफ थ्रोन्स की नई कहानी अगर आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद। उसने कहा, लानत है तुम सब पर। क्या हमें तुम्हारे हाथ बांधने होंगे या तुम हमें वचन दोगे कि तुम शांति से वापस आओगे? हल्दर ने पूछा। मैं नहीं भागूंगा अगर तुम्हारा यही मतलब है। घोस्ट पेड़ों के नीचे से बाहर चला गया और जॉन ने उसे घूर कर देखा। तुम बहुत छोटी मदद थे, उसने कहा। गहरी लाल आंखों ने उसे जानबूझकर देखा। हमें जल्दी करना चाहिए, पाइप ने कहा। अगर हम पहली रोशनी से पहले वापस नहीं आए तो ओल्ड बियर हम सभी का सिर ले जाएगा। वापसी की सवारी के बारे में जॉन स्नो को बहुत कम याद था। यह दक्षिण की यात्रा से छोटी लग रही थी। भोर होने में अभी 1 घंटा बाकी था जब जॉन ने उनके सामने कैसल ब्लैक की मीनारें देखी, जो दीवार की पीली विशालता के सामने अंधेरी थी। इस बार यह घर जैसा नहीं लग रहा था। जॉन ने खुद से कहा, वे उसे वापस ले जा सकते हैं, लेकिन वे उसे यहां रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। युद्ध कल या उसके बाद खत्म नहीं होगा और उसके दोस्त दिन रात उसकी निगरानी नहीं कर सकते। वह अपना समय बिताएगा, उन्हें यह सोचने देगा कि वह यहां रहने में संतुष्ट है, और फिर जब वे ढीले पड़ गए वह फिर से चला जाएगा। अगली बार वह किंग्स रोड से बचकर जाएगा। वह दीवार के साथ पूर्व की ओर जा सकता था, शायद समुद्र तक, जो एक लंबा रास्ता है लेकिन सुरक्षित है, या फिर पश्चिम में पहाड़ों तक और फिर ऊंचे दर्रों से दक्षिण की ओर। यह जंगली आदमी का रास्ता था, कठिन और खतरनाक, लेकिन कम से कम कोई उसका पीछा नहीं करेगा। वह विंटरफेल या किंग्स रोड के 100 लीग के भीतर नहीं भटकेगा। सैमुएल टार्ली पुराने अस्तबल में उनका इंतजार कर रहा था, घास की एक गठरी के सहारे जमीन पर झुका हुआ, सोने के लिए बहुत उत्सुक। वह उठा और खुद को साफ किया। मुझे खुशी है कि उन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया, जॉन। मैं नहीं हूं, जॉन ने कहा, घोड़े से उतरते हुए। पाइप अपने घोड़े से उतर गया और घृणा से चमकते आसमान को देखा। हमें घोड़ों को लिटाने में मदद करो, सैम, छोटे लड़के ने कहा। हमारे सामने एक लंबा दिन है और भगवान स्नो के लिए। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। इसका सामना करने के लिए कोई नींद नहीं है। जब दिन निकला, जॉन हर सुबह की तरह रसोई में चला गया। थ्री फिंगर हॉब ने कुछ नहीं कहा और उसे ओल्ड बियर का नाश्ता दिया। आज यह 3 भूरे रंग के उबले अंडे थे, साथ में तली हुई ब्रेड और हैम स्टेक और झुर्रीदार प्लम का एक कटोरा था। जॉन ने भोजन को किंग्स टावर में वापस ले जाया। उसने खिड़की की सीट पर मॉर्मॉन्ट को लिखते हुए पाया। उसका कौआ उसके कंधों पर आगे पीछे चल रहा था और बड़बड़ा रहा था, मकई, मक्का, मक्का। जब जॉन अंदर आया तो पक्षी चिल्लाया, खाना मेज पर रखो। ओल्ड बियर ने ऊपर देखते हुए कहा, मैं कुछ बियर लूंगा। जॉन ने एक बंद खिड़की खोली, बाहरी किनारे से बियर का फ्लैगन उठाया और एक हॉर्न भरा। हॉब ने उसे दीवार से एक नींबू दिया था, जो अभी भी ठंडा था। जॉन ने उसे अपनी मुट्ठी में दबा लिया। रस उसकी उंगलियों से टपक रहा था। मॉर्मॉन्ट हर दिन अपनी बियर में नींबू पीता था और दावा करता था कि यही कारण है कि उसके पास अभी भी अपने दांत हैं। निस्संदेह तुम अपने पिता से प्यार करते थे, मॉर्मॉन्ट ने कहा जब जॉन ने उसे अपना हॉर्न लाया। हम जिन चीजों से प्यार करते हैं वे हमें हर बार बर्बाद कर देती हैं, बेटा। याद है जब मैंने तुमसे यह कहा था? मुझे याद है, जॉन ने उदास होकर कहा। वह अपने पिता की मृत्यु के बारे में बात करने की परवाह नहीं करता था, यहां तक कि मॉर्मॉन्ट से भी नहीं। देखो कि तुम इसे कभी मत भूलना। कठोर सत्य ही वे होते हैं जो कसकर पकड़े रहते हैं। मेरी प्लेट लाओ। क्या यह फिर से हैम है? ठीक है, तुम थके हुए लग रहे हो। क्या तुम्हारी चांदनी सवारी इतनी थकाऊ थी? जॉन का गला सूख गया था। तुम्हें पता है? पता है, मॉर्मॉन्ट के कंधे से कौवा गूंजा। पता है, बूढ़ा भालू सूंघा। क्या तुम्हें लगता है कि उन्होंने मुझे नाइट वॉच का लॉर्ड कमांडर इसलिए चुना क्योंकि मैं एक स्टंप की तरह गूंगा हूं? स्नो, एमन ने मुझसे कहा था कि तुम जाओगे। मैंने उससे कहा था कि तुम वापस आओगे। मैं अपने आदमियों को जानता हूं और मेरे लड़कों को भी। सम्मान ने तुम्हें किंग्स रोड पर रखा और सम्मान ने तुम्हें वापस लाया। मेरे दोस्तों ने मुझे वापस लाया, जॉन ने कहा। क्या मैंने कहा कि यह तुम्हारा सम्मान था?
मॉर्मॉन्ट ने अपनी प्लेट का निरीक्षण किया। उन्होंने मेरे पिता को मार डाला। क्या तुम्हें उम्मीद थी कि मैं कुछ नहीं करूंगा? सच कहूं तो हमें उम्मीद थी कि तुम वैसा ही करोगे जैसा तुमने किया। मॉर्मॉन्ट ने बेर चखा, गुठली बाहर थूकी। मैंने तुम पर निगरानी रखने का आदेश दिया था। तुम जाते हुए देखे गए थे। अगर तुम्हारे भाई तुम्हें वापस नहीं लाते तो तुम्हें रास्ते में ही ले जाया जाता, न कि तुम्हारे दोस्त। जब तक तुम्हारे पास कौवे जैसे पंख वाला घोड़ा न हो। क्या तुम्हारे पास है? नहीं। जॉन को बेवकूफ जैसा महसूस हुआ। दया, हमें उस तरह के घोड़े की जरूरत है। जॉन सीधा खड़ा रहा। उसने खुद से कहा कि वह अच्छी तरह से मर जाएगा। इतना तो वह कर ही सकता है। मुझे पता है कि भगौड़ापन की सजा क्या होती है मेरे महाराज। मैं मरने से नहीं डरता। मर जाऊंगा, कौआ चिल्लाया। नहीं, जीवित रहूंगा, मुझे आशा है, मॉर्मॉन्ट ने कहा, अपने हैम को खंजर से काटते हुए और पक्षी को काटता हुआ। तुमने अभी तक भगोड़ापन नहीं दिखाया है। तुम यहां खड़े हो। अगर हम रात में मोल्स टाउन की ओर जाने वाले हर लड़के का सिर काट दें तो केवल भूत ही दीवार की रखवाली करेंगे। फिर भी हो सकता है कि तुम कल या अब से पखवाड़े भर बाद फिर से भागने का इरादा रखते हो। क्या यही है? क्या यही तुम्हारी आशा है बेटे? जॉन चुप रहा। मुझे ऐसा ही लगा। मॉर्मॉन्ट ने उबले अंडे का छिलका छीला। तुम्हारे पिता मर चुके हैं बेटे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें वापस ला सकते हो? नहीं, उसने उदास होकर उत्तर दिया। अच्छा, मॉर्मॉन्ट ने कहा, हमने मरे हुओं को वापस आते देखा है, तुम और मैं, और यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं फिर से देखना चाहता हूं। उसने अंडे को 2 बार में खाया और अपने दांतों के बीच से थोड़ा सा छिलका निकाला। तुम्हारा भाई मैदान में है और उसके पीछे उत्तर की सारी शक्ति है। उसके स्वामी के किसी भी बैनरमैन के पास इतनी तलवारें हैं जितनी तुम्हें पूरी रात की पहरेदारी में नहीं मिलेंगी। तुम क्यों सोचते हो कि उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है? क्या तुम इतने शक्तिशाली योद्धा हो, या तुम अपनी जेब में जादू की तलवार रखने के लिए कोई घ्रुमकिन रखते हो? जॉन के पास उसके लिए कोई जवाब नहीं था। कौआ अंडे पर चोंच मार रहा था और उसका छिलका तोड़ रहा था। अपनी चोंच को छेद में घुसाते हुए उसने सफेदी और जुए के टुकड़े निकाले। बूढ़े भालू ने आह भरी। तुम अकेले नहीं हो जो इस युद्ध से प्रभावित हुए हो। ऐसा नहीं है। मेरी बहन तुम्हारे भाई की सेना में मार्च कर रही है। वह और उसकी बेटियां पुरुषों के कवच पहने हुए। मेघे एक बूढ़ी औरत है, जिद्दी, गुस्सैल और जिद्दी। सच कहा जाए तो मैं उस दुखी औरत के आसपास रहना मुश्किल से ही बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसके लिए मेरा प्यार उस प्यार से कम है जो आप अपनी सौतेली बहनों के लिए रखते हैं। भौहें सिकोड़ते हुए मॉर्मॉन्ट ने अपना आखिरी अंडा लिया और उसे अपनी मुट्ठी में तब तक निचोड़ा जब तक कि छिलका चटकने न लगे। या शायद ऐसा हो, जैसा भी हो, अगर वह मारी जाती तो भी मुझे दुख होता। फिर भी आपने मुझे भागते हुए नहीं देखा। मैंने ये शब्द कहे जैसे आपने कहे थे। मेरी जगह यहां है, तुम्हारी जगह कहां है? बेटे, मेरा कोई स्थान नहीं है, जॉन कहना चाहता था। मैं एक कमीना हूं। मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, कोई नाम नहीं, कोई मां नहीं, और अब तो पिता भी नहीं। शब्द नहीं आ रहे थे। मुझे नहीं पता। मुझे पता है, लॉर्ड कमांडर मॉर्मॉन्ट ने कहा। वह कहता है कि उसके एक आदमी ने ईस्टर वॉच से 3 लीग दूर विशाल विकृत पैरों के निशान खोजे हैं। शैडो टॉवर के रेंजर्स ने पूरे गांवों को वीरान पाया है, और रात में सर डेनिस कहते हैं कि वे पहाड़ों में आग देखते हैं, बहुत बड़ी लपटें जो शाम से लेकर सुबह तक जलती रहती हैं। क्वारन हाफ हैंड ने गॉर्ज की गहराई में कसबंदी को पकड़ लिया, और वह आदमी कसम खाता है कि मेंस रेडर अपने सभी लोगों को किसी नए गुप्त गढ़ में इकट्ठा कर रहा है, जिसका अंत क्या होगा यह तो केवल देवता ही जानते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके चाचा बेंजेन ही एकमात्र रेंजर थे जिन्हें हमने इस पिछले वर्ष खो दिया है? बेंजेन, कौआ चिल्लाया, अपना सिर हिलाते हुए। उसके चोंच से अंडे के टुकड़े टपक रहे थे। बेंजेन, बेंजेन। नहीं, जॉन ने कहा, और भी थे, बहुत सारे। क्या आपको लगता है कि आपके भाई का युद्ध हमारे युद्ध से ज्यादा महत्वपूर्ण है? बूढ़े आदमी ने भौंका। जॉन ने अपने होंठ चबाए। कौवे ने उसकी ओर पंख फड़फड़ाए। युद्ध, 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 उसने गाया। यह नहीं है, मॉर्मॉन्ट ने उससे कहा। भगवान हमें बचाए लड़के,
तुम अंधे नहीं हो और तुम बेवकूफ नहीं हो। जब मरे हुए लोग रात में शिकार करने आते हैं तो क्या आपको लगता है कि इससे फर्क पड़ता है कि आयरन सिंहासन पर कौन बैठता? मैं बस इतना जानता हूं कि स्टार्क्स की नसों में फर्स्ट मेन का खून बहता है। फर्स्ट मेन ने दीवार बनाई थी और ऐसा कहा जाता है कि वे उन चीजों को याद रखते हैं जिन्हें अन्यथा भुला दिया गया था। और तुम्हारा वह जानवर, वह हमें वाइट्स तक ले गया, सीढ़ियों पर मरे हुए आदमी के बारे में तुम्हें चेतावनी दी। सर जेरेमी निस्संदेह इसे संयोग कहेंगे, फिर भी सर जेरेमी मर चुके हैं और मैं नहीं। लॉर्ड मॉर्मॉन्ट ने अपने खंजर की नोक से हैम का एक टुकड़ा घोंपा। मुझे लगता है कि तुम्हें यहां होना चाहिए था और मैं चाहता हूं कि जब हम दीवार के पार जाएं तो तुम और तुम्हारा वह भेड़िया हमारे साथ हो। उसके शब्दों ने जॉन की पीठ में उत्साह की एक ठंडी लहर दौड़ा दी। दीवार के पार? तुमने मेरी बात सुनी। मेरा मतलब है कि बेन स्टार्क को ढूंढना, जिंदा या मुर्दा। उसने चबाया और निगल लिया। मैं यहां चुपचाप बैठकर बर्फ और बर्फीली हवाओं का इंतजार नहीं करूंगा। हमें पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। इस बार नाइट वॉच बड़ी संख्या में राजा बियॉन्ड द वॉल, अन्य लोगों और वहां मौजूद किसी भी चीज के खिलाफ हमला करेगी। मेरा मतलब है कि मैं खुद उन्हें आदेश दूंगा। उसने अपना खंजर जॉन की छाती पर तान दिया। रिवाज के अनुसार लॉर्ड कमांडर का प्रबंधक उसका अनुचर भी होता है, लेकिन मुझे हर सुबह यह सोचकर जागना पसंद नहीं है कि क्या तुम फिर से भाग गए हो। इसलिए मुझे आपसे जवाब चाहिए लॉर्ड स्नो, और मुझे यह अभी मिलेगा। क्या तुम नाइट वॉच के भाई हो या केवल एक कमीना लड़का हो जो युद्ध खेलना चाहता है? जॉन स्नो ने खुद को सीधा किया और एक लंबी गहरी सांस ली। मुझे माफ कर दो पिताजी। रॉब, आर्या, ब्रान, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। उसके पास इसकी सच्चाई है। यह मेरी जगह है। मैं आपका हूं, मेरे प्रभु, आपका आदमी। मैं कसम खाता, मुझे लगता है कि 1000 साल पहले कैटलिन स्टार्क ने अपने नवजात बेटे को रिवररन से बाहर निकाला था और विंटरफेल की ओर, उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू करने के लिए एक छोटी नाव में टम्बलस्टोन को पार किया था। और यह टम्बलस्टोन के पार था कि वे अब घर आए। हालांकि लड़के ने स्वेडलिंग कपड़ों की जगह प्लेट और मेल पहना हुआ था। रॉब ग्रे विंड के साथ धनुष में बैठा था। उसका हाथ उसके डायर वुल्फ के सिर पर टिका हुआ था, जबकि नाविक अपने पतवार खींच रहे थे। थियोन ग्रेजॉय उसके साथ था। उसके चाचा ब्रायनडेन ग्रेडजोन और लॉर्ड कारस्टार्क के साथ दूसरी नाव में पीछे आएंगे। कैटलिन ने स्टर्न की ओर एक जगह ली। उन्होंने टम्बलस्टोन को नीचे गिरा दिया, जिससे तेज धारा उन्हें उभरते हुए व्हील टॉवर से आगे धकेलने लगी। अंदर के बड़े जल चक्र की छपाक और गड़गड़ाहट उसकी लड़कपन की आवाज थी, जिसने कैटलिन के चेहरे पर एक उदास मुस्कान ला दी। महल की बलुआ पत्थर की दीवारों से सैनिक और नौकर उसका नाम, रॉब का नाम और विंटरफेल चिल्लाते थे। हर प्राचीर से हाउस टूली का झंडा लहराता था। एक उछलता हुआ ट्राउट, चांदी, एक लहरदार नीले और लाल मैदान के सामने। यह एक भावपूर्ण दृश्य था, फिर भी इसने उसके दिल को नहीं छुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वास्तव में उसका दिल फिर कभी उठ पाएगा। ओह नेड, व्हील टॉवर के नीचे उन्होंने एक चौड़ा मोड़ लिया और उबलते पानी को चाकू से काट दिया। पुरुषों ने अपनी पीठ उसमें डाल दी। वाटर गेट का चौड़ा मेहराब दिखाई दिया और उसने भारी जंजीरों की चरमराहट सुनी, क्योंकि लोहे के बड़े पोर्टकुलिस को ऊपर की ओर खींचा जा रहा था। जैसे जैसे वे पास आए, यह धीरे धीरे ऊपर उठा और कैटलिन ने देखा कि इसका निचला आधा हिस्सा जंग से लाल हो गया था। नीचे के पैर से भूरे रंग की मिट्टी टपक रही थी। जब वे नीचे से गुजरे, कांटेदार स्पाइक्स उनके सिर से सिर्फ कुछ इंच ऊपर थे। कैटलिन ने सलाखों को देखा और सोचा कि जंग कितनी गहरी हो गई है और पोर्टकुलिस राम के सामने कितनी अच्छी तरह से खड़ा होगा, और क्या इसे बदला जौ से जाना चाहिए। इन दिनों इस तरह के विचार उसके दिमाग से शायद ही कभी दूर होते थे। वे मेहराब के नीचे और दीवारों के नीचे से गुजरते थे, सूरज की रोशनी से छाया में और फिर से सूरज की रोशनी में चले जाते थे। उनके चारों ओर बड़ी और छोटी नावें बंधी हुई थीं, जो पत्थर में लगे लोहे के छल्लों से सुरक्षित थीं। उसके पिता के पहरेदार उसके भाई के साथ पानी की सीढ़ी पर इंतजार कर रहे थे।
सर एडम्यो टुल्ली एक मोटा नौजवान था जिसके सिर पर भूरे रंग के बाल और तीखी दाढ़ी थी। उसकी छाती पर लड़ाई की वजह से खरोंच और दाग थे। उसका नीला और लाल लबादा खून और धुएं से सना हुआ था। उसके बगल में लॉर्ड टाइटोस ब्लैकवुड खड़ा था, जो जेनिफर हर्शे को विशेष धन्यवाद, जिन्होंने अपने कर्तव्य से बढ़कर काम किया। इस संस्करण में मूल हार्डकवर संस्करण का पूरा पाठ है, एक भी शब्द नहीं छोड़ा गया है। राजाओं का टकराव, एक बैंटम स्पेक्ट्रा पुस्तक प्रकाशन, इतिहास। बैंटम स्पेक्ट्रा हार्डकवर संस्करण फरवरी 1999 में प्रकाशित बैंटम स्पेक्ट्रा पेपरबैक संस्करण, सितंबर 2000 स्पेक्ट्रा और एक बॉक्स्ड एस का चित्रण बैंटम बुक्स के ट्रेडमार्क हैं, जो रैंडम हाउस इंक का एक विभाग है। सभी अधिकार सुरक्षित हैं। कॉपीराइट 1999 जॉर्ज आर मार्टिन द्वारा, जेम्स सिंक्लेयर द्वारा मानचित्र, वर्जीनिया नोरे द्वारा हेराल्डिक शिखा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कैटलॉग कार्ड नंबर 9837954। इस पुस्तक का कोई भी भाग किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल, जिसमें फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या किसी भी सूचना भंडारण और पुनर्प्राप्ति प्रणाली शामिल है, प्रकाशक से लिखित अनुमति के बिना पुनः प्रस्तुत या प्रेषित नहीं किया जा सकता है। हमारी वेबसाइट www.bantamadale.com पर डिबाइए जायंट बैंटम बुक्स, रूस्टर कॉलोफोन, स्पेक्ट्रा और एक बॉक्स वाले एस का चित्रण रैंडम हाउस इंक के पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं। EISBN 9780553897852 V3.0 सामग्री कवर, शीर्षक पृष्ठ, कॉपीराइट समर्पण, मानचित्र प्रस्तावना, आर्य सांसा टायरियन ब्रांड, आर्य जॉन कैटलिन टायरियन, आर्य दावोस थियोन डेनरीज, जॉन आर्य टायरियन उम्ब्रॉन टायरियन सांसा, आर्य टायरियन उम्ब्रॉन, कैटलिन जॉन थियोन टायरियन, Arya Adeneries, Obran the Tyrian, Arya the Catalan, Sansa Sides, the Catalan, John Conbran the Tyrian, Bathion, Arya the Catalan, Daenerys, the Tyrian, Davos the Daenerys, the Tyrian, Bathion, so John the Sansa, or John the Tyrian, or Catalan, John the Sansa, Tyrian to Sansa, Tyrian or Sansa, Daenerys, Arya Sansa, John the Tyrian, John Bronn, परिशिष्ट राजा और उनके दरबार लोहे के सिंहासन पर बैठा। राजा वाउशी संकीर्ण समुद्र में, राजा हाई गार्डन में, राजा उत्तर में, राजा पानी के पार की रानी। अन्य घर बाम, बड़े और छोटे घर, एरिन हाउस, फ्लोरेंट हाउस, फ्रे हाउस, ग्रेजॉय हाउस, लैनिस्टर हाउस, मार्टेल हाउस, टायरेल। रात के पहरे के लोग आभार जॉन और गेल को हमारे द्वारा साझा किए गए सभी मांस और मधु के लिए प्रस्तावना धूमकेतु की पूंछ भोर में फैल गई। एक लाल स्लैश ड्रैगनस्टोन की चट्टानों के ऊपर गुलाबी और बैंगनी आकाश में घाव की तरह खून बह रहा था। मास्टर अपने कक्ष के बाहर हवा से उड़ती बालकनी पर खड़ा था। यहीं पर कौवे लंबी उड़ान के बाद आए थे। उनके मल से 12 फीट ऊंचे गॉर्गोयल्स पर धब्बे पड़ गए थे, जो उसके दोनों ओर थे, एक हेलहाउंड और एक वाइवन, प्राचीन किले की दीवारों पर बैठे हजारों में से 2। जब वह पहली बार ड्रैगनस्टोन आया, पत्थर की विचित्र आकृतियों की सेना ने उसे बेचैन कर दिया था, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए वह उनसे अभ्यस्त हो गया। अब वह उन्हें पुराने दोस्त मानता था। वे तीनों मिलकर भविष्यवाणियों के साथ आकाश को देखते थे। मास्टर को शकुनों पर विश्वास नहीं था, और फिर भी बूढ़ा होने के बावजूद क्रेसन ने कभी इतना चमकीला धूमकेतु नहीं देखा था, न ही उस रंग का, उस भयानक रंग का, खून और आग और सूर्यास्त के रंग का। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसके गॉर्गोयल्स ने कभी ऐसा कुछ देखा है। वे उससे बहुत पहले से यहां थे और उसके जाने के बाद भी यहां रहेंगे। अगर पत्थर की जीभ बोल सकती, कितनी मूर्खता। वह युद्ध की दीवार से टिका हुआ था। उसके नीचे समुद्र टकरा रहा था। उसकी उंगलियों के नीचे काला पत्थर खुरदरा था। आकाश में गॉर्गोयल्स और भविष्यवाणियां बोल रही थी। मैं एक बूढ़ा आदमी हूं, फिर से एक बच्चे की तरह चक्कर खा रहा हूं। क्या जीवन भर की मेहनत से अर्जित ज्ञान उसके स्वास्थ्य और शक्ति के साथ साथ उससे दूर चला गया था?
वह एक मास्टर था जिसे ओल्ड टाउन के महान गढ़ में प्रशिक्षित और जंजीरों में बांधा गया था। वह क्या करने आया था जब अंधविश्वास उसके सिर में भर गया था, जैसे कि वह एक अज्ञानी खेतीहर मजदूर था। और फिर भी धूमकेतु अब दिन में भी जल रहा था, जबकि महल के पीछे ड्रैगन माउंट के गर्म झरोखों से पीली धूसर भाप उठ रही थी। और कल सुबह एक सफेद कौआ गढ़ से ही संदेश लाया था, लंबे समय से प्रतीक्षित, लेकिन उससे कम भयावह नहीं, गर्मियों के अंत का संदेश। अपशकुन, सब इनकार करने के लिए बहुत अधिक। इसका क्या मतलब है? वह रोना चाहता था। मास्टर क्रेसन, हमारे पास आगंतुक हैं, पाइलोस ने धीरे से कहा, मानो क्रेसन के गंभीर ध्यान को भंग करना उसे नापसंद हो। अगर उसे पता होता कि उसके सिर में क्या बकवास भरा हुआ है तो वह चिल्ला उठता। उसका मूर्ख उसके साथ है। बूढ़ा आदमी भोर से दूर चला गया, अपने वाइवरन पर हाथ रखकर खुद को संभालते हुए। मुझे मेरी कुर्सी तक पहुंचाओ और उन्हें अंदर ले आओ। उसका हाथ पकड़कर पाइलोस उसे अंदर ले गया। अपनी जवानी में क्रेसन तेज चलता था, लेकिन अब वह अपने 80वें नाम दिवस से दूर नहीं था और उसके पैर कमजोर और अस्थिर थे। 2 साल पहले वह गिर गया था और उसके कूल्हे की हड्डी टूट गई थी और यह कभी ठीक से ठीक नहीं हुई। पिछले साल जब वह बीमार पड़ा तो सिटाडेल ने लॉर्ड स्टैनिस द्वारा द्वीप को बंद करने से कुछ दिन पहले ओल्ड टाउन से पाइलोस को बाहर भेज दिया था। ऐसा कहा गया था कि उसके काम में उसकी मदद करने के लिए, लेकिन क्रेसन सच्चाई जानता था। पाइलोस उसकी मृत्यु के बाद उसकी जगह लेने आया था। उसे कोई आपत्ति नहीं थी। किसी को उसकी जगह बोकावका लेनी चाहिए और जितनी जल्दी वह चाहेगा। उसने युवा व्यक्ति को अपनी किताबों और कागजों के पीछे बैठने दिया। जाओ, उसे ले आओ। एक महिला को इंतजार करवाते रहना बुरा है। उसने हाथ हिलाया, एक ऐसे आदमी की ओर से जल्दबाजी का एक कमजोर इशारा जो अब जल्दी करने में सक्षम नहीं था। उसका मांस झुर्रीदार और धब्बेदार था। त्वचा इतनी कागज जैसी पतली थी कि वह नसों के जाल और हड्डियों के नीचे की आकृति देख सकता था। और कैसे वे कांप रहे थे उसके ये हाथ जो कभी इतने पक्के और निपुण थे। जब पाइलोस लौटा तो लड़की उसके साथ आई, हमेशा की तरह शर्मीली। उसके पीछे अपने उस अजीबोगरीब तिरछी चाल में घिसटते और उछलते हुए उसका मूर्ख आया। उसके सिर पर एक पुरानी टिन की बाल्टी से बना नकली हेलमेट था, जिसके मुकुट पर हिरण के सींगों का एक रैक बंधा हुआ था और गाय की घंटियों से लटक रहा था। उसके हर लड़खड़ाते कदम के साथ घंटियां बजती थीं। प्रत्येक की एक अलग आवाज होती थी, क्लैंग एडैंग, बोंग डोंग, रिंग एली लिंग क्लोंग क्लोंग क्लोंग। कौन इतनी जल्दी हमसे मिलने आता है पाइलोस? क्रेसन ने कहा। यह मैं और पैचेस हैं मास्टर। भोली नीली आंखें उसे देखकर झपक उठी। अफसोस, उसका चेहरा सुंदर नहीं था। बच्चे के जबड़े का चौकोर उभार उसके भगवान पिता के जैसा था और उसकी मां के बदकिस्मत कान 7 आधे गाल पर और गर्दन के नीचे तक। उसका मांस कठोर और मृत था, त्वचा फटी हुई और उखड़ी हुई, छूने पर काली और भूरी और पथरीली दिख रही थी। पाइलोस ने कहा था कि हम सफेद कौवे को देख सकते हैं। वास्तव में आप देख सकते हैं, क्रेसन ने उत्तर दिया, मानो वह उसे कभी मना कर देगा। उसे अपने समय में बहुत बार मना किया गया था। उसका नाम शिरीन था। अपने अगले नाम दिवस पर वह 10 वर्ष की हो जाएगी और वह सबसे दुखी बच्ची थी जिसे मास्टर क्रेसन ने कभी जाना था। उसका दुख मेरे लिए शर्म की बात है, बूढ़े आदमी ने सोचा। मेरी विफलता का एक निशान। मास्टर पाइलोस, मुझ पर एक दया करो और लेडी शिरीन के लिए पक्षी को घोंसले से नीचे ले आओ। यह मेरी खुशी होगी। पाइलोस एक विनम्र युवक था। 25 से अधिक नहीं, फिर भी 60 गंभीर स्थानों को गंभीरता की नहीं बल्कि प्रकाश की आवश्यकता होती है, और ड्रैगनस्टोन निस्संदेह गंभीर था। गीले बंजर भूमि में तूफान और नमक से घिरा एक अकेला गढ़, जिसके पीछे पहाड़ की धुआंधार छाया थी। एक मास्टर को वहीं जाना चाहिए जहां उसे भेजा जाता है। इसलिए क्रेसन अपने स्वामी के साथ लगभग 12 साल पहले यहां आया था और उसने सेवा की थी और अच्छी तरह से सेवा की थी। फिर भी उसने कभी ड्रैगनस्टोन से प्यार नहीं किया था, न ही यहां कभी वास्तव में घर जैसा महसूस किया था। हाल ही में जब वह बेचैन सपनों से जागा जिसमें लाल महिला परेशान करने वाली तरह से दिखाई दी,
तो उसे अक्सर पता नहीं था कि वह कहां है। मूर्ख ने अपने पैचदार और चितकबरे सिर को घुमाकर देखा कि पाइलोस रोकरी की ओर जाने वाली लोहे की खड़ी सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। उसकी घंटियां हरकत के साथ बज उठी। समुद्र के नीचे पक्षियों के पंखों के लिए तराजू होते हैं, उसने कहा झंकारते हुए। मुझे पता है, मुझे पता है। ओह ओह ओह। एक मूर्ख के लिए भी पैचफेस एक दुखद चीज थी। शायद एक बार वह चुटकुलों से हंसी के तूफान पैदा कर सकता था, लेकिन समुद्र ने उससे वह शक्ति, उसकी आधी बुद्धि और उसकी सारी याददाश्त छीन ली थी। वह नरम और मोटा था, ऐंठन और कांपने के अधीन, अक्सर असंगत। लड़की अब एकमात्र थी जो उस पर हंसती थी, एकमात्र जिसे परवाह थी कि वह रहता है या मर जाता है। एक बदसूरत छोटी लड़की और एक दुखी मूर्ख, और मास्टर 3 बनाता है। अब पुरुषों को रुलाने के लिए एक कहानी है। मेरे साथ बैठो बच्चा, क्रेसन ने उसे पास बुलाया। यह आने के लिए बहुत जल्दी है, मुश्किल से भोर हुई है। आपको अपने बिस्तर पर आराम से रहना चाहिए। मुझे बुरे सपने आए, शिरीन ने उससे कहा। जहां तक मास्टर क्रेसन को याद है, बच्चे को बुरे सपने आते रहे थे। हमने इस बारे में पहले भी बात की है, उसने धीरे से कहा। ड्रैगन जीवित नहीं हो सकते, वे पत्थर से बने हैं बच्चे। पुराने दिनों में हमारा द्वीप वैलेरिया के महान फ्रीहोल्ड का सबसे पश्चिमी चौकी था। यह वैलेरियन थे जिन्होंने इस गढ़ का निर्माण किया था, और उनके पास पत्थर को आकार देने के तरीके थे जो अब हमसे खो गए हैं। एक महल में जहां भी 2 दीवारें एक कोण पर मिलती हैं, वहां सुरक्षा के लिए मीनारें होनी चाहिए। वैलेरियन ने अपने किले को और अधिक भयावह बनाने के लिए इन मीनारों को ड्रैगन के आकार में बनाया, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने अपनी दीवारों को साधारण क्रेनेलेशन के बजाय 1000 गॉर्गोयल्स से सजाया था। उसने उसका छोटा गुलाबी हाथ अपने कमजोर धब्बेदार हाथ में लिया और उसे धीरे से दबाया। तो तुम देखो, डरने की कोई बात नहीं है। शिरीन को यकीन नहीं हुआ। आसमान में मौजूद चीज के बारे में क्या? दल्ला और मैट्रेस कुएना के पास बात कर रहे थे, और दल्ला ने कहा कि उसने लाल औरत को मां से यह कहते सुना कि यह ड्रैगन की सांस है। यदि ड्रैगन सांस ले रहे हैं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वे जीवित हो रहे हैं? लाल औरत, मास्टर क्रेसन ने खराब मन से सोचा। इतना बीमार कि उसने मां के सिर को अपने पागलपन से भर दिया। क्या उसे बेटी के सपनों में भी जहर डालना चाहिए? वह दल्ला से सख्त बात करेगा, उसे ऐसी कहानियां न फैलाने की चेतावनी देगा। आसमान में जो चीज है वह एक धूमकेतु है, प्यारी बच्ची। एक पूंछ वाला तारा स्वर्ग में खो गया। यह जल्द ही चला जाएगा, हमारे जीवन काल में फिर कभी नहीं दिखाई देगा। देखो और देखो। शिरीन ने बहादुरी से सिर हिलाया। मां ने कहा कि सफेद कौवे का मतलब है कि अब गर्मी नहीं है। ऐसा ही है मेरी महिला। सफेद कौवे केवल गढ़ से ही उड़ते मास्टर का कॉलर, उसके आदेश का चिन्ह। अपनी युवावस्था के गर्व में उसने इसे आसानी से पहना था, लेकिन अब यह उसे भारी लग रहा था। धातु उसकी त्वचा पर ठंडी थी। वे अन्य कौवों की तुलना में बड़े हैं और अधिक चतुर हैं, केवल सबसे महत्वपूर्ण संदेश ले जाने के लिए पाले गए हैं। यह कैसे स्वाय हमें बताने आया था कि कॉन्क्लेव की बैठक हुई है। पूरे क्षेत्र में मास्टरों द्वारा की गई रिपोर्टों और मापों पर विचार किया गया है, और इस महान गर्मी के अंत की घोषणा की गई है। 10 साल 2 बारी और 16 दिन तक चली जीवित स्मृति में सबसे लंबी गर्मी। क्या अब ठंड होगी? शिरीन एक गर्मी की बच्ची थी और उसने कभी सच्ची ठंड नहीं देखी थी। समय के साथ, क्रेसन ने उत्तर दिया। यदि देवता अच्छे हैं तो वे हमें एक गर्म शरद ऋतु और भरपूर फसल देंगे, ताकि हम आने वाली सर्दियों की तैयारी कर सकें। छोटे लोगों ने कहा कि लंबी गर्मी का मतलब और भी लंबी सर्दी है, लेकिन मास्टर को ऐसी कहानियों से बच्चे को डराने का कोई कारण नहीं दिख रहा था। पैचफेस ने अपनी घंटियां बजाईं। समुद्र के नीचे हमेशा गर्मी होती है, उसने कहा। मरवाइव्स अपने बालों में नेनीमोन्स पहनती हैं और सिल्वर सीवेड के गाउन बुनती हैं। मुझे पता है, मुझे पता है। ओह ओह ओह, शिरीन ने हंसते हुए कहा। मुझे सिल्वर सीवेड का गाउन चाहिए। समुद्र के नीचे बर्फ जम जाती है, मूर्ख ने कहा, और बारिश हड्डी की तरह सूखी होती है। मुझे पता है, मुझे पता है। ओह 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 ओह, क्या सचमुच बर्फ पड़ेगी?
बच्चे ने पूछा। होगी, क्रेसन ने कहा, लेकिन अभी सालों तक नहीं। मैं प्रार्थना करता हूं, और फिर लंबे समय तक नहीं। आह, यहां पक्षी के साथ पाइलॉस है, शिरीन ने खुशी से चीख मारी। यहां तक कि क्रेसन को भी मानना पड़ा कि पक्षी एक प्रभावशाली दृश्य बना रहा था, बर्फ की तरह सफेद और किसी भी बात से बड़ा, चमकदार काली आंखों के साथ, जिसका अर्थ था कि यह कोई साधारण एल्बिनो नहीं था, बल्कि गढ़ का एक सच्चा सफेद कौवा था। यहां, उसने पुकारा। कौवे ने अपने पंख फैलाए, हवा में छलांग लगाई और कमरे में शोर मचाते हुए उसके बगल की मेज पर उतरा। मैं अब आपके नाश्ते का ध्यान रखता हूं, पाइलॉस ने घोषणा की। क्रेसन ने सिर हिलाया। यह लेडी शिरीन है, उसने कौवे से कहा। जैसा कि मैंने कहा, ये पक्षी चतुर हैं। चतुर पक्षी, चतुर आदमी, चतुर चतुर मूर्ख, पैचफेस ने झंकृत होते हुए कहा। ओह, चतुर 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 मूर्ख, उसने गाना शुरू किया। छाया नाचने आती है, मेरे स्वामी, नाचे मेरे स्वामी, नाचे मेरे स्वामी। उसने एक पैर से दूसरे पर और फिर वापस कूदते हुए गाया। छाया रुकने आती है मेरे स्वामी, रुके मेरे स्वामी, रुके मेरे स्वामी। वह प्रत्येक शब्द के साथ अपना सिर झटका देता था। उसके सींगों में लगी घंटियां खनकती हुई दूर चली जाती थीं। सफेद कौवा चीखा और फड़फड़ाते हुए दूर जाकर रूकड़ी की सीढ़ियों की लोहे की रेलिंग पर बैठ गया। शिरीन छोटी होती दिख रही थी। वह हमेशा ऐसा ही गाता है। मैंने उसे रुकने के लिए कहा था, लेकिन वह नहीं गा रहा। इससे मुझे डर लगता है। उसे रुकने दो। और मैं यह कैसे करूं? लॉर्ड स्टेफन की स्मृति में वह संकरे समुद्र के पार वॉलंटिस में पाया गया था। राजा, पुराने राजा एडीज द्वितीय टारगेरियन, जो उन दिनों इतने पागल नहीं थे, ने राजकुमार रेगर के लिए दुल्हन की तलाश करने के लिए अपने आधिपत्य को भेजा था, जिसकी शादी करने के लिए कोई बहन नहीं थी। हमें सबसे शानदार मूर्ख मिल गया है, उसने क्रेसन को लिखा, अपने निरर्थक मिशन से घर लौटने से एक पखवाड़े पहले। केवल एक लड़का, फिर भी एक बंदर की तरह फुर्तीला और एक दर्जन दरबारियों की तरह मजाकिया। वह करतब दिखाता है, पहेलियां बनाता है और जादू करता है, और वह 4 भाषाओं में सुंदर गीत गा सकता है। हमने उसकी आजादी खरीदी है और उसे अपने साथ घर लाने की उम्मीद है। रॉबर्ट उससे खुश होगा और शायद समय के साथ वह स्टैनिस को हंसना भी सिखाएगा। उस पत्र को याद करके क्रेसन दुखी हो गया। स्टैनिस को कभी किसी ने हंसना नहीं सिखाया था, खासकर पैचफेस नामक लड़के ने। तूफान अचानक आया, चीखता हुआ, और शिप ब्रेकर बेन ने अपने नाम की सच्चाई साबित कर दी। लॉर्ड की 2 मस्तूल वाली नाव विंड प्राउड उनके महल के सामने ही टूट गई। उसके 2 बड़े बेटों ने देखा था कि कैसे उनके पिता का जहाज चट्टानों से टकराकर पानी में समा गया। लॉर्ड स्टेफन बैराथियन और उनकी पत्नी के साथ 100 नाविक और नाविक डूब गए, और उसके बाद कई दिनों तक हर ज्वार ने स्टॉर्म एंड के नीचे तट पर सूजी हुई लाशों की एक नई फसल छोड़ी। लड़का तीसरे दिन बहकर आया। मास्टर क्रेसन बाकी लोगों के साथ नीचे आया था, मृतकों के नाम बताने में मदद करना। जब उन्होंने मूर्ख को पाया तो वह नंगा था। उसकी त्वचा सफेद और झुर्रीदार थी और गीली रेत से पाउडर लगी हुई थी। क्रेसन ने उसे एक और लाश समझा था, लेकिन जब जॉमी ने उसे दफनाने वाली गाड़ी में ले जाने के लिए उसके टखने पकड़े तो लड़के ने पानी खांसा और उठ बैठा। अपने मरते दिन तक जॉमी ने कसम खाई थी कि पैचफेस का मांस चिपचिपा ठंडा था। किसी ने कभी नहीं बताया कि वे 2 दिन मूर्ख समुद्र में खो गया था। मछुआरे यह कहना पसंद करते थे कि एक जलपरी ने उसे अपने बीज के बदले में पानी में सांस लेना सिखाया था। पैचफेस ने खुद कुछ नहीं कहा था। लॉर्ड स्टेफन ने जिस मजाकिया चतुर लड़के के बारे में लिखा था, वह कभी स्टॉर्म के अंत तक नहीं पहुंचा। उन्हें जो लड़का मिला वह कोई और था, शरीर और दिमाग से टूटा हुआ, मुश्किल से बोलने में सक्षम, गर्दन से लेकर खोपड़ी तक लड़के की त्वचा पर लाल और हरे रंग के धब्बे बने हुए थे। दुष्ट पागल है, दर्द में है और किसी के काम का नहीं है, कम से कम खुद के लिए, बूढ़े सर हार्बर्ट ने घोषणा की। उन वर्षों में स्टॉर्म एंड के कास्टेलन। सबसे दयालु बात जो आप उसके लिए कर सकते हैं वह है उसका प्याला खसखस के दूध से भर देना। एक दर्द रहित नींद, और बस यही इसका अंत है। अगर उसके पास इसके लिए बुद्धि होती तो वह तुम्हें आशीर्वाद देता, लेकिन क्रेसन ने इनकार कर दिया था और अंत में वह जीत गया था।
पैचफेस को उस जीत से कोई खुशी मिली थी या नहीं, वह नहीं कह सकता। आज भी नहीं, इतने सालों बाद भी नहीं। छाया नाचने आती है मेरे स्वामी, नाचो मेरे स्वामी, नाचो मेरे स्वामी। मूर्ख ने अपना सिर हिलाते हुए और अपनी घंटियों को बजाते और खनकते हुए गाया। बोंग डोंग रिंगेलिंग बोंग डोंग। भगवान भगवान भगवान। मूर्ख जो चाहे गाता है। मास्टर ने अपनी चिंतित राजकुमारी से कहा, तुम्हें उसकी बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कि कल उससे कोई दूसरा गाना याद आ जाए और यह फिर कभी नहीं सुना जाएगा। वह 4 भाषाओं में सुंदर ढंग से गा सकता है, लॉर्ड स्टेफन ने लिखा था। पाइलोस दरवाजे से अंदर आया। मास्टर, माफ करना, आप दलिया भूल गए हैं, क्रेसन ने खुश होकर कहा। यह पाइलोस के जैसा बिल्कुल नहीं था। मास्टर, सर डेवोस कल रात लौटे थे। वे रसोई में इसके बारे में बात कर रहे थे। मुझे लगा कि तुम तुरंत जानना चाहोगी। डेवोस, कल रात तुम कहो। वह कहाँ है? राजा के साथ। वे पूरी रात साथ रहे हैं। एक समय था जब लॉर्ड स्टैनिस उसे सलाह देने के लिए चाहे कोई भी समय हो जगह देते। माफ करना मेरी महिला, लेकिन मुझे आपके स्वामी पिता से बात करनी है। पाइलोस, मुझे अपना हाथ दो। इस महल में बहुत सी सीढ़ियां हैं और मुझे लगता है कि वे हर रात कुछ और सीढ़ियां जोड़ते हैं, बस मुझे परेशान करने के लिए। शिरीन और पैचफेस उनके पीछे पीछे बाहर निकले, लेकिन बच्चा जल्द ही बूढ़े आदमी की धीमी गति से बेचैन हो गया और आगे बढ़ गया। मूर्ख उसके पीछे पीछे अपनी गाय की घंटियां बजाता हुआ भागा। महल कमजोर लोगों के लिए अनुकूल जगह नहीं है। क्रेसन को सी ड्रैगन टावर की टर्नपाइक सीढ़ियों से उतरते समय याद आया। लॉर्ड स्टैनिस को पेंटेड टेबल के चैम्बर में पाया जाएगा, स्टोन ड्रम के ऊपर, ड्रैगन स्टोन का केंद्रीय किला, जिसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी प्राचीन दीवारें तूफानों के दौरान गड़गड़ाहट करती थीं। उनके पास पहुंचने के लिए उन्हें गैलरी को पार करना होगा। उनके संरक्षक गारगोयल्स और काले लोहे के गेटों के साथ मध्य और आंतरिक दीवारों से गुजरना होगा, और क्रेसन की तुलना में अधिक सीढ़ियां चढ़नी होंगी। युवा पुरुष एक बार में 2 सीढ़ियां चढ़ते थे। खराब कूल्हों वाले बूढ़े लोगों के लिए हर एक सीढ़ियां एक पीड़ा थी, लेकिन लॉर्ड स्टैनिस उनके पास आने के बारे में नहीं सोचते थे, इसलिए मास्टर ने खुद को इस कठिन परीक्षा के लिए समर्पित कर दिया। कम से कम उनकी मदद करने के लिए पाइलोस था, और इसके लिए वह आभारी थे। गैलरी के साथ साथ चलते हुए वे बाहरी बेली, पर्दे की दीवार और मछली पकड़ने वाले गांव के शानदार दृश्यों वाली ऊंची मेहराबदार खिड़कियों की एक पंक्ति के सामने से गुजरे। यार्ड में तीरंदाज नॉच, ड्रॉ, लूज की पुकार पर अभ्यास बटों पर फायरिंग कर रहे थे। उनके तीरों से पक्षियों के झुंड की तरह आवाज आ रही थी। पहरेदार दीवार के किनारे टहल रहे थे। बाहर डेरा डाले हुए मेजबान पर गॉर्गोयल्स के बीच से झांक रहे थे, साहे थे। सुबह की हवा कूक फायर के धुएं से धुंधली थी, क्योंकि 3000 लोग अपने स्वामियों के बैनर के नीचे अपना उपवास तोड़ने के लिए बैठे थे। शिविर के फैलाव से परे लंगरगाह जहाजों से भरा हुआ था। पिछले आधे साल में ड्रैगन स्टोन की नजर में आने वाले किसी भी शिल्प को फिर से जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। लॉर्ड स्टैनिस का रोष 300 पतवारों वाला एक ट्रिपल डेक युद्ध गैली, उसके चारों ओर बड़े बड़े कैरक और कोक के आगे लगभग छोटा लग रहा था। स्टोन ड्रम के बाहर के पहरेदारों ने मास्टर्स को देखकर पहचान लिया और उन्हें पार कर दिया। यहां रुको, क्रेसन ने अंदर से पाइलोस से कहा। यह सबसे अच्छा है कि मैं उसे अकेला देखूं। यह एक लंबी चढ़ाई है मास्टर। क्रेसन मुस्कुराया। आपको लगता है कि मैं भूल गया हूं? मैंने इन सीढ़ियों पर इतनी बार चढ़ाई की है कि मैं हर एक को नाम से जानता हूं। आधे रास्ते में उसे अपने फैसले पर पछतावा हुआ। वह इस अपनी सांस लेने और कूल्हे के दर्द को कम करने के लिए रुका था। तभी उसने पत्थर पर जूतों की खड़खड़ाहट सुनी और सर डेवोस सीवर्थ के सामने आ गया, जो नीचे उतर रहा था। डेवोस एक दुबला पतला आदमी था। उसका निम्न जन्म उसके सामान्य चेहरे पर साफ झलक रहा था। नमक और स्प्रे से सना हुआ और धूप से फीका पड़ा हुआ एक घिसा हुआ हरा लबादा उसके पतले कंधों पर भूरे रंग के डबलट और ब्रीच के ऊपर था, जो भूरी आंखों और बालों से मेल खाता था। उसकी गर्दन के चारों ओर घिसे हुए चमड़े की एक थैली एक पट्ट से लटकी हुई थी।
उसकी छोटी दाढ़ी पर भूरे रंग के धब्बे थे और उसने अपने अपंग बाएं हाथ पर चमड़े का दस्ताना पहना हुआ था। जब उसने क्रेसन को देखा तो उसने अपने उतरने की प्रतीक्षा की। सर डेवोस, मास्टर ने पूछा, आप कब लौटे? सुबह के अंधेरे में, मेरा पसंदीदा समय। ऐसा कहा जाता था कि डेवोस शॉर्ट हैंड की तरह किसी ने भी रात में जहाज को इतनी अच्छी तरह से नहीं संभाला था। लॉर्ड स्टैनिस द्वारा उसे नाइट की उपाधि दिए जाने से पहले वह सभी 7 राज्यों में सबसे कुख्यात और मायावी तस्कर था। और आदमी ने अपना सिर हिलाया। यह वैसा ही है जैसा आपने उसे चेतावनी दी थी। वे नहीं उठेंगे मास्टर, उसके लिए नहीं। वे उससे प्यार नहीं करते। नहीं, क्रेसन ने सोचा, नहीं, वे कभी ऐसा करेंगे। वह मजबूत है, सक्षम है, न्यायप्रिय है। हाँ, बस बुद्धि के बिंदु से आगे है। फिर भी यह पर्याप्त नहीं है। यह कभी पर्याप्त नहीं रहा। आपने उन सभी से बात की? सभी से नहीं, केवल वे जो मुझे देखना चाहते थे। वे भी मुझसे प्यार नहीं करते। ये कुलीन लोग, उनके लिए मैं हमेशा प्याज का योद्धा रहूंगा। उसका बायां हाथ बंद हो गया। छोटी उंगलियां मुट्ठी में बंद हो गईं। स्टैनिस ने अंगूठे को छोड़कर बाकी सभी को अंतिम जोड़ से काट दिया था। मैंने गुलियन स्वान और बूढ़े पेनरोज के साथ रोटी खाई और टार्ट्स ने एक ग्रोव में आधी रात की बैठक के लिए सहमति व्यक्त की। बाकी लोग, खैर, बेरिक डोंडारियन गायब हो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि वह मर गया है और लॉर्ड कैरन रेनली के साथ है। रेनेबोगार्ड का ब्रायस द ऑनरेंस। रेनेबोगार्ड? रेनली ने अपना खुद का किंग्स गार्ड बनाया है, एक समय के तस्कर ने समझाया। लेकिन ये 7 सफेद नहीं पहनते हैं, हर एक का अपना रंग है। लोरस टायरेल उनका लॉर्ड कमांडर है। यह बिल्कुल वैसी ही धारणा थी जो रेनली बैराथियन को पसंद आएगी। शूरवीरता का एक शानदार नया आदेश, जिसे घोषित करने के लिए भव्य नए परिधान हैं। एक लड़के के रूप में भी रेनली को चमकीले रंग और समृद्ध कपड़े पसंद थे और उसे अपने खेल भी पसंद थे। मेरी तरफ देखो, वह स्टॉर्म एंड के हॉल में हंसते हुए दौड़ते हुए चिल्लाता था। मेरी तरफ देखो, मैं एक ड्रैगन हूं, या मेरी तरफ देखो, मैं एक जादूगर हूं, या मेरी तरफ देखो, मैं बारिश का देवता हूं। जंगली काले बालों और हंसती आंखों वाला वह साहसी छोटा लड़का अब एक बड़ा आदमी बन गया था, 21 साल का, और फिर भी वह अपने खेल खेलता था। मेरी तरफ देखो, मैं एक राजा हूं। क्रेसन ने उदास होकर सोचा, ओह रेनली, प्यारे प्यारे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? और अगर तुम जानते भी हो तो क्या तुम परवाह करोगे? क्या कोई है जो मेरे अलावा उसकी परवाह करता है? लॉर्ड्स ने अपने इनकार के लिए क्या कारण बताए? उसने सर डेवोस से पूछा। ठीक है, इस बारे में कुछ ने मुझे नरम शब्द दिए और कुछ ने रूखे, कुछ ने बहाने बनाए, कुछ ने वादे किए, कुछ ने केवल झूठ बोला। उसने कंधे उचका दिए। आखिरकार शब्द सिर्फ हवा होते हैं। तुम उसे कोई उम्मीद नहीं दे सकते थे? केवल झूठी तरह की, और मैं ऐसा नहीं करूंगा, डेवोस ने कहा। उसके पास मुझसे सच्चाई थी। मास्टर क्रेसन को वह दिन याद आया जब स्टॉर्म एंड की घेराबंदी के बाद डेवोस को नाइट की उपाधि दी गई थी। लॉर्ड स्टैनिस और एक छोटी सी सेना ने लॉर्ड टायरेल और रेडवाइन की बड़ी सेना के खिलाफ करीब 1 साल तक महल पर कब्जा किया था। यहां तक कि समुद्र भी उनके लिए बंद था। दिन रात रेडवाइन की गैली आर्बर के बरगंडी बैनर उड़ाती रहती थी। स्टॉर्मैंड के भीतर घोड़े बहुत पहले ही खाए जा चुके थे। कुत्ते और बिल्लियां चली गई थीं और सेना में केवल जड़ें और चूहे रह गए थे। फिर एक रात आई जब चांद नया था और काले बादलों ने सितारों को छिपा दिया था। उस अंधेरे में छिपकर तस्कर डेवोस ने रेडवाइन कॉर्डन और शिपब्रेकर बे की चट्टानों को एक समान चुनौती दी थी। उसके छोटे जहाज में एक काला पतवार, काले पाल, एक काले चप्पू और प्याज और नमकीन मछली से भरा एक होल्ड था। यह काफी छोटा था, फिर भी इसने गैरिसन को इतने लंबे समय तक जीवित रखा कि यह डार्ट स्टार्क स्टॉर्म एंड तक पहुंच गया और घेराबंदी तोड़ दी। लॉर्ड स्टैनिस ने डेवस को केप रैथ पर बेहतरीन भूमि, एक छोटा किला और एक नाइट के सम्मान से पुरस्कृत किया था। लेकिन उसने यह भी आदेश दिया था कि वह अपने बाएं हाथ की एक एक उंगली काटकर वर्षों तक तस्करी करने की कीमत चुकाएगा, इस शर्त पर कि स्टैनिस खुद चाकू चलाएगा।
वह कमजोर हाथों से को पास कोई सजा स्वीकार नहीं करेगा। स्वामी ने कसाई की छुरी का इस्तेमाल किया था, जो साफ और सही काटने के लिए बेहतर थी। बाद में डेवोस ने अपने नए बने घर के लिए सीवर्थ नाम चुना था और उसने अपने बैनर के लिए एक हल्के भूरे रंग के मैदान पर एक काला जहाज लिया जिसके पाल पर एक प्याज था। एक समय का तस्कर यह कहने का शौकीन था कि लॉर्ड स्टैनिस ने उसे साफ करने और काटने के लिए 4 कम नाखून देकर उसके लिए एक वरदान दिया है। नहीं, क्रेसन ने सोचा, ऐसा आदमी कोई झूठी उम्मीद नहीं देगा, न ही कठोर सत्य को नरम करेगा। सर डेवोस, सत्य एक कड़वा घूंट हो सकता है, यहां तक कि लॉर्ड स्टैनिस जैसे आदमी के लिए भी। वह केवल अपनी पूरी शक्ति के साथ किंग्स लैंडिंग लौटने, अपने दुश्मनों को तोड़ने और जो उसका हक है उसे लेने के बारे में सोचता है। फिर भी अब मैंने उससे इतना ही कहा था, लेकिन तुम उसका अभिमान जानते हो। डेवोस ने अपने दस्ताने वाले हाथ को ऊपर उठाया। उस आदमी के होश में आने से पहले मेरी उंगलियां वापस उग आएंगी। बूढ़े आदमी ने आह भरी। तुमने वह सब कुछ कर दिया जो तुम कर सकते थे। अब मुझे अपनी आवाज तुम्हारे साथ जोड़नी चाहिए। थके हुए उसने अपनी चढ़ाई फिर से शुरू की। लॉर्ड स्टैनिस बाराथियोन की शरण एक बड़ा गोल कमरा था जिसमें नंगे काले पत्थर की दीवारें और 4 लंबी संकरी खिड़कियां थीं जो कंपास के चारों बिंदुओं को देखती थीं। कक्ष के केंद्र में वह बड़ी मेज थी जिससे इसका नाम पड़ा। विजय से पहले के दिनों में एगॉन टारगैरियन के आदेश पर नक्काशीदार लकड़ी का एक विशाल स्लैब बनाया गया था। पेंटेड टेबल 50 फीट से अधिक लंबी थी, शायद अपने सबसे चौड़े बिंदु पर आधी चौड़ी, लेकिन अपने सबसे संकरे स्थान पर 4 फीट से भी कम चौड़ी। इसकी सतह पर, जो करीब 300 साल के वार्निश से काली पड़ गई थी, 7 साम्राज्यों को चित्रित किया गया था जैसे कि वे एगॉन के दिनों में थे। नदियां और पहाड़, महल और शहर, झीलें और जंगल। कमरे में एक कुर्सी थी जिसे सावधानी से ठीक उसी जगह पर रखा गया था जहां वेस्टरोस के तट पर ड्रैगन स्टोन था और टेबल टॉप का अच्छा दृश्य देने के लिए ऊपर उठाया गया था। कुर्सी पर एक आदमी बैठा था जिसने चमड़े की टाइट लेस वाली जैकेट और खुरदरे भूरे ऊन की पैंट पहनी हुई थी। जब मास्टर क्रेसन अंदर आया तो उसने ऊपर देखा। मुझे पता था कि तुम आओगे बूढ़े आदमी, चाहे मैंने तुम्हें बुलाया हो या नहीं। उसकी आवाज में गर्मजोशी का कोई संकेत नहीं था, शायद ही कभी होता था। स्टैनिस बैराथियोन, ड्रैगन स्टोन का भगवान और देवताओं की कृपा से वेस्टरोस के 7 राज्यों के लौह सिंहासन का असली उत्तराधिकारी, कंधे से चौड़ा और अंगों से भरा हुआ था। उसके चेहरे और मांस पर एक कसावट थी जो धूप में सुखाए गए चमड़े की तरह ही थी, जब तक कि वह स्टील की तरह सख्त न हो जाए। स्टैनिस के बारे में बात करते समय लोग कठोर शब्द का इस्तेमाल करते थे और वह कठोर था, हालांकि वह अब भी 35 साल का भी नहीं हुआ था। उसके सिर पर सिर्फ पतले काले बालों की एक लट बची थी जो उसके कानों के पीछे मुकुट की छाया की तरह घूम रही थी। उसके भाई दिवंगत राजा रॉबर्ट ने अपने अंतिम वर्षों में दाढ़ी बढ़ाई हाली थी। मास्टर क्रेसन ने इसे कभी नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने कहा कि यह एक जंगली चीज थी, मोटी और भयंकर। जैसे कि जवाब में स्टैनिस ने अपनी मूंछें कटी हुई और छोटी रखी। वे उसके चौकोर जबड़े और उसके गालों के हड्डीदार गड्ढों पर एक नीली काली छाया की तरह पड़ी थी। उसकी आंखें उसकी भारी भौहों के नीचे खुले घाव थीं, रात में समुद्र की तरह गहरा नीला। उसका मुंह मूर्खों में से सबसे मूर्ख को भी निराशा दे सकता था। यह मुंह भौहें सिकोड़ने और तीखे शब्दों में आदेश देने के लिए बना था। सभी पतले पीले होंठ और कसी हुई मांसपेशियां। एक ऐसा मुंह जो मुस्कुराना भूल गया था और कभी हंसना नहीं जानता था। कभी कभी जब दुनिया रात की तरह शांत और खामोश हो जाती थी, मास्टर क्रेसन को लगता था कि वह लॉर्ड स्टैनिस को आधे महल से अपने दांत पीसते हुए सुन सकता है। एक बार तुम मुझे जगा देते, बूढ़े आदमी ने कहा। एक बार तुम जवान थे, अब तुम बूढ़े और बीमार हो और तुम्हें नींद की जरूरत है। स्टैनिस ने कभी भी अपनी वाणी को नरम करना, दिखावा करना या चापलूसी करना नहीं सीखा था। उसने वही कहा जो उसने सोचा, और जो इसे पसंद नहीं करते थे उन्हें धिक्कार है। मुझे पता था कि तुम जल्द ही जान जाओगे कि डेवोस को क्या कहना है। तुम हमेशा ऐसा करते हो, है ना? अगर मैं नहीं जानता तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता था।
क्रेसन ने कहा। मैं डेवोस से सीढ़ियों पर मिला था और उसने सब कुछ बता दिया। मुझे लगता है मुझे उस आदमी की उंगलियों के साथ साथ उसकी जीभ भी छोटी करवा देनी चाहिए थी। उसने तब तुम्हें एक खराब दूत बना दिया होता। उसने मुझे किसी भी मामले में एक खराब दूत बना दिया। तूफान के सरदार मेरे लिए नहीं उठेंगे। ऐसा लगता है कि वे मुझे पसंद नहीं करते हैं और मेरे मामले का न्याय उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। कायर लोग अपनी दीवारों के पीछे बैठकर यह देखने के लिए इंतजार करेंगे कि हवा कैसे बढ़ती है और कौन जीतता है। साहसी लोगों ने पहले ही रेनली के लिए घोषणा कर दी। ये लॉर्ड्स उसके शपथबद्ध बैनरमैन हैं। उसके, स्टैनिस ने बीच में कहा, जबकि अधिकार के अनुसार वे मेरे होने चाहिए। मैंने ड्रैगनस्टोन के लिए कभी नहीं कहा। मुझे यह कभी नहीं चाहिए था। मैंने इसे इसलिए लिया क्योंकि रॉबर्ट के दुश्मन यहां थे और उसने मुझे उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने का आदेश दिया था। मैंने उसका बेड़ा बनाया और उसका काम किया, एक छोटे भाई की तरह, कर्तव्य निष्ठा से एक बड़े के प्रति, जैसा कि रेनली को मेरे प्रति होना चाहिए। और रॉबर्ट का आभार क्या था? उसने मुझे ड्रैगनस्टोन का लॉर्ड घोषित किया और स्टॉर्म एंड और उसकी आय रेनली को दे दी। स्टॉर्म एंड 300 वर्षों तक हाउस बाराथियोन का था। अधिकार के अनुसार यह मेरे पास तब जाना चाहिए था जब रॉबर्ट ने आयरन सिंहासन ग्रहण किया। यह एक पुरानी शिकायत थी जिसे गहराई से महसूस किया गया था और अब से पहले कभी इतना नहीं। यहां तक कि मायर और लिस के मुक्त शहरों से संकरे समुद्र के पार लाए गए भाड़े के सैनिकों के साथ भी उनकी दीवारों के बाहर डेरा डाले हुए सेना हाउस लैनिस्टर की शक्ति को कम करने के लिए बहुत छोटी थी। रॉबर्ट ने आपके साथ अन्याय किया, मास्टर क्रेसन ने सावधानी पूर्वक उत्तर दिया। फिर भी उसके पास ठोस कारण थे। ड्रैगनस्टोन लंबे समय से हाउस टारगेरियन की सीट थी। उसे यहां शासन करने के लिए एक आदमी की ताकत की जरूरत थी और रेनली एक बच्चा था। वह अभी भी एक बच्चा है, स्टैनिस ने घोषणा की। उसका गुस्सा खाली हॉल में जोर से गूंज रहा था। एक चोर बच्चा जो मेरे माथे से ताज छीनने की सोच रहा है। रेनली ने सिंहासन पाने के लिए क्या किया है? वह परिषद में बैठता है और लिटिल फिंगर के साथ मजाक करता है और टूर्नामेंट में वह अपने शानदार कवच को पहनता है और खुद को एक बेहतर आदमी द्वारा अपने घोड़े से गिराए जाने देता है। यह मेरे भाई रेनली का सार है जो सोचता है कि उसे राजा होना चाहिए। मैं तुमसे पूछता हूं, देवताओं ने मुझे भाइयों के साथ क्यों रखा? मैं देवताओं के लिए जवाब नहीं दे सकता। तुम इन दिनों शायद ही कभी जवाब देते हो, ऐसा मुझे लगता है। रेनली के लिए कौन मास्टर है? शायद मुझे उसे बुलाना चाहिए। मुझे उसकी सलाह बेहतर लगेगी। आपको क्या लगता है कि इस मास्टर ने क्या कहा होगा जब मेरे भाई ने मेरा ताज चुराने का फैसला किया था? आपके सहकर्मी ने मेरे इस गद्दार खून को क्या सलाह दी है? मुझे आश्चर्य होगा अगर लॉर्ड रेनली सलाह मांगे। महामहिम, लॉर्ड स्टेफन के 3 बेटों में सबसे छोटा बेटा एक साहसी लेकिन लापरवाह व्यक्ति बन गया था जो गणना के बजाय आवेग से काम करता था। इस मामले में और बहुत कुछ में रेनली अपने भाई रॉबर्ट की तरह थैरचा था और स्टैनिस से बिल्कुल अलग। महामहिम, स्टैनिस ने कड़वाहट से दोहराया, आप मुझे राजा की शैली में मजाक उड़ाते हैं, फिर भी मैं किसका राजा हूं? ड्रैगनस्टोन और संकीर्ण समुद्र में कुछ चट्टानें, वही मेरा राज्य है। वह अपनी कुर्सी की सीढ़ियों से नीचे उतरकर मेज के सामने खड़ा हो गया। उसकी छाया ब्लैक वाटर रश के मुहाने और चित्रित जंगल पर पड़ रही थी जहां अब किंग्स लैंडिंग थी। वहां वह खड़ा था, उस राज्य के बारे में सोच रहा था जिस पर वह दावा करना चाहता था। इतना पास और फिर भी इतना दूर। आज रात मुझे अपने लॉर्ड्स बैनरमैन के साथ खाना खाना है, जैसे कि वे हैं सेल्टिगर, वेलारियन, बारेमॉन, उनमें से पूरी तरह से तुच्छ। सच कहा जाए तो फसल खराब है, लेकिन मेरे भाई मेरे लिए यही छोड़ गए हैं। लाइसेन का वह समुद्री डाकू सल्लाधोर सान मेरे पास मौजूद होगा और मुझे बताएगा कि मुझे उसके लिए क्या देना है। और मोरोश द मरमन ज्वार और शरद रथु की आंधी की बात करके मुझे सावधान करेगा, जबकि लॉर्ड सनग्लास सात की इच्छा के बारे में पवित्रता से बड़बड़ाएगा। सेल्टिगर जानना चाहेगा कि कौन से तूफान के सरदार हमारे साथ आ रहे हैं। वेलारियन धमकी देगा कि अगर हम तुरंत हमला नहीं करेंगे तो वह अपने सैनिकों को वापस ले जाएगा। मैं उन्हें क्या बताऊं? अब मुझे क्या करना चाहिए?
आपके असली दुश्मन लैनिस्टर्स हैं, मेरे स्वामी, मास्टर क्रेसन ने उत्तर दिया। यदि आप और आपके भाई उनके खिलाफ एक आम कारण बनाते हैं, मैं रेनली नहीं। स्टैनिस ने एक ऐसे लहजे में उत्तर दिया जो किसी भी तर्क को बर्दाश्त नहीं करता। जब तक वह खुद को राजा कहता है तब तक नहीं। तो रेनली नहीं। मास्टर ने हार मान ली। उसका स्वामी जिद्दी और घमंडी था। जब उसने अपना मन बना लिया तो उसे बदलना संभव नहीं था। दूसरे भी आपकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। एडार्ड स्टार्क के बेटे को उत्तर में राजा घोषित किया गया है। उसके पीछे विंटरफेल और रिवररन की सारी शक्ति है। एक हरा लड़का, स्टैनिस ने कहा, और एक और झूठा राजा। क्या मुझे एक टूटे हुए राज्य को स्वीकार करना चाहिए? निश्चित रूप से आधा राज्य कुछ न होने से बेहतर है, क्रेसन ने कहा। और यदि आप लड़के को उसके पिता की हत्या का बदला लेने में मदद करते हैं, मुझे एडार्ड स्टार्क का बदला क्यों लेना चाहिए? वह आदमी मेरे लिए कुछ भी नहीं था। ओह, रॉबर्ट उसे प्यार करता था, निश्चित रूप से। उसे एक भाई के रूप में प्यार करता था। मैंने यह कितनी बार सुना है। मैं उसका भाई था, नेड स्टार्क नहीं। लेकिन जिस तरह से उसने मेरे साथ व्यवहार किया, उससे आप यह कभी नहीं जान सकते थे। मैंने उसके लिए स्टॉर्म एंड का आयोजन किया, अच्छे लोगों को भूख से मरते हुए देखा, जबकि मेस टायरेल और पैक्स्टर रेडविन मेरी दीवारों के सामने दावत उड़ा रहे थे। क्या रॉबर्ट ने मुझे धन्यवाद दिया? नहीं, उसने स्टार्क को धन्यवाद दिया। जब हम चूहों और मूली तक सीमित हो गए थे, तब घेराबंदी हटाने के लिए मैंने रॉबर्ट के आदेश पर एक बेड़ा बनाया, उसके नाम पर ड्रैगन स्टोन लिया। क्या उसने मेरा हाथ थाम लिया और कहा, शाबाश भाई। मैं 15 साल तक उनकी परिषद में बैठा, जॉन एरिन को उनके राज्य पर शासन करने में मदद की, जबकि रॉबर्ट शराब पीता और वेश्यावृत्ति करता रहा। लेकिन जब जॉन की मृत्यु हुई तो क्या मेरे भाई ने मुझे अपना हाथ नाम दिया? नहीं, वह अपने प्रिय मित्र नेड स्टार्क के पास सरपट दौड़ा और उसे सम्मान की पेशकश की, और इससे उन दोनों का थोड़ा ही भला हुआ। जैसा भी हो मेरे प्रभु, मास्टर क्रेसन ने धीरे से कहा, आपके साथ बहुत गलत किया गया है, लेकिन अतीत धूल है। यदि आप स्टार्क्स के साथ जुड़ जाते हैं तो भविष्य अभी भी जीता जा सकता है। ऐसे अन्य लोग भी हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं। लेडी एरिन का क्या? यदि रानी ने अपने पति की हत्या की है तो निश्चित रूप से वह उसके लिए न्याय चाहेगी। उसका एक छोटा बेटा है, जॉन एरिन का उत्तराधिकारी। यदि आप शिरीन की उससे सगाई कर दें तो पेज के रूप में सेवा करने से शायद उसे फायदा होता। लेकिन उस शापित लैनिस्टर महिला ने लॉर्ड एरिन को जहर दे दिया, और अब लिसा उसे आईडी में छिपा रही है। वह लड़के को कभी नहीं छोड़ेगी, मैं तुमसे यह वादा करता हूं। तो आपको शिरीन को आईडी भेजना होगा, मास्टर ने आग्रह किया। ड्रैगनस्टोन एक बच्चे के लिए एक भयानक घर है। उसके मूर्ख को उसके साथ जाने दो, ताकि उसका चेहरा जाना पहचाना हो, परिचित और घिनौना। स्टैनिस ने सोचते हुए अपनी भौं सिकोड़ ली। फिर भी शायद यह कोशिश करने लायक है। क्या 7 राज्यों के असली भगवान को विधवा महिलाओं और अपहरणकर्ताओं से मदद की भीख मांगनी चाहिए? एक महिला की आवाज ने तेजी से पूछा। मास्टर क्रेसन मुड़े और अपना सिर झुका लिया। मेरी महिला, उन्होंने कहा। मुझे यह सुनकर खुशी हुई मेरे स्वामी। लेडी सेलीज अपने पति जितनी ही लंबी थी, दुबली पतली काया और दुबला चेहरा, उभरे हुए कान, तीखी नाक और ऊपरी होंठ पर हल्की सी मूछें। वह उसे रोज नोचती और नियमित रूप से कोसती, फिर भी वह कभी वापस नहीं लौटती। उसकी आंखें पीली थीं, उसका मुंह सख्त था, उसकी आवाज कोड़े जैसी थी। उसने अब उसे फटकारा। लेडी एरिन को आपकी वफादारी करनी चाहिए, जैसे कि स्टार्क, आपका भाई रेनली और बाकी सभी। आप उनके एकमात्र सच्चे राजा हैं। ईश्वर की कृपा से जो आपका हक है, उसके लिए उनसे विनती करना और सौदेबाजी करना उचित नहीं होगा, उसने कहा। ईश्वर? देवता नहीं, लाल औरत ने उसका दिल और आत्मा जीत ली थी। उसे पुराने और नए 7 राज्यों के देवताओं से हटाकर उस व्यक्ति की पूजा करने के लिए जिसे वे प्रकाश का भगवान कहते थे। तुम्हारा भगवान अपनी कृपा बनाए रख सकता है, लॉर्ड स्टैनिस ने कहा, जो अपनी पत्नी के उत्साही नए विश्वास को साझा नहीं करता था। मुझे तलवारों की जरूरत है, आशीर्वाद की नहीं।
क्या आपके पास कहीं कोई सेना छिपी हुई है जिसके बारे में आपने मुझे नहीं बताया है? उसके स्वर में कोई स्नेह नहीं था। स्टैनिस हमेशा महिलाओं के आसपास, यहां तक कि अपनी पत्नी के आसपास भी असहज महसूस करता था। जब वह रॉबर्ट की परिषद में बैठने के लिए किंग्स लैंडिंग गया था, तो उसने सेलिस को अपनी बेटी के साथ ड्रैगनस्टोन पर छोड़ दिया था। उसके पत्र कम थे, उसकी यात्राएं कम थीं। वह साल में 1 या 2 बार विवाह बिस्तर में अपना कर्तव्य निभाता था, लेकिन इसमें कोई खुशी नहीं थी, और जिन बेटों की उसे कभी उम्मीद थी वे कभी नहीं आए। मेरे भाइयों और चाचाओं और चचेरे भाइयों के पास सेनाएं हैं, उसने उससे कहा। हाउस फ्लोरेंट आपके बैनर के लिए रैली करेगा। हाउस फ्लोरेंट अधिक से अधिक 2000 तलवारें रख सकता है। ऐसा कहा जाता था कि स्टैनिस को 7 राज्यों के हर घर की ताकत का पता था, और आपको अपने भाइयों और चाचाओं पर मुझसे कहीं ज्यादा भरोसा है, मेरी महिला। फ्लोरेंट की जमीन हाई गार्डन के बहुत नजदीक है, इसलिए आपके स्वामी चाचा मेस टायरेल के क्रोध का जोखिम नहीं उठा सकते। एक और रास्ता है। लेडी सेलिस करीब आ गई। अपनी खिड़कियों से बाहर देखो मेरे स्वामी, वह चिन्ह है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आकाश पर चमक रहा है, लाल। यह ज्वाला का लाल है, सच्चे भगवान के उग्र हृदय के लिए लाल। यह उसका झंडा है और आपका भी। देखें कि यह ड्रैगन की गर्म सांस की तरह आकाश में कैसे फैलता है, और आप ड्रैगनस्टोन के भगवान सन्नेन हैं। इसका मतलब है कि आपका समय आ गया है, महामहिम। इससे ज्यादा निश्चित कुछ नहीं है। आपको इस उजाड़ चट्टान से उसी तरह रवाना होना है जैसे एगॉन द कॉन्करर ने एक बार रवाना किया था, अपने सामने सब कुछ साफ करने के लिए, जैसा उसने किया था। बस शब्द कहें और प्रकाश के भगवान की शक्ति को गले लगाएं। प्रकाश के भगवान मेरे हाथ में कितनी तलवारें देंगे? स्टैनिस ने फिर से मांग की। तुम्हारी जरूरत की सभी चीजें, उसकी पत्नी ने वादा किया। शुरुआत के लिए स्टॉर्म एंड और हाई गार्डन की तलवारें और उनके सभी लॉर्ड बैनरमैन। डेवोस तुम्हें कुछ और बताएगा, स्टैनिस ने कहा। वे तलवारें रेनली को शपथ पूर्वक दी गई हैं। वे मेरे आकर्षक युवा भाई से प्यार करते हैं, जैसे वे कभी रॉबर्ट से प्यार करते थे, और जैसे उन्होंने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। हां, उसने जवाब दिया। लेकिन अगर रेनली मर जाए, स्टैनिस ने अपनी पत्नी को संकुचित आंखों से देखा, जब तक कि क्रेसन अपनी जुबान नहीं रोक सका। यह सोचने की बात नहीं है, महामहिम। रेनली ने जो भी मूर्खताएं की हैं, मूर्खताएं, मैं उन्हें देशद्रोह कहता हूं। स्टैनिस अपनी पत्नी की ओर मुड़ा। मेरा भाई जवान और मजबूत है, और उसके चारों ओर एक विशाल सेना है, और उसके ये इंद्रधनुषी शूरवीर हैं। मेलिसेंड्रे ने आग की लपटों में झांका है और उसे मरा हुआ देखा है। क्रेसन बुरी तरह से स्तब्ध था। भ्रातृहत्या, मेरे प्रभु, यह बुरा है, अकल्पनीय है। कृपया मेरी बात सुनो। लेडी सेलिस ने उसे एक मापा हुआ रूप दिया। और आप उसे क्या बताएंगे मास्टर? अगर वह घुटनों के बल पर स्टार्क्स के पास जाए और हमारी बेटी को लिसा एरिन को बेच दे, तो वह आधा राज्य कैसे जीत सकता है? मैंने आपकी सलाह सुन ली है क्रेसन, लॉर्ड स्टैनिस ने कहा। अब मैं उसकी सलाह सुनूंगा। आप बर्खास्त हैं। मास्टर क्रेसन ने एक कड़ा घुटना मोड़ा। वह धीरे धीरे कमरे में इधर उधर भागते हुए लेडी सेलिस की आंखों को अपनी पीठ पर महसूस कर सकता था। जब तक वह सीढ़ियों के नीचे पहुंचा, तब तक वह केवल सीधा खड़ा होने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। मेरी मदद करो, उसने पाइलॉस से कहा। जब वह अपने कमरे में सुरक्षित वापस आ गया, तो क्रेसन ने युवा व्यक्ति को भेज दिया और एक बार फिर लंगड़ाते हुए अपनी बालकनी में गया। अपने गॉर्गोयल्स के बीच खड़ा होकर समुद्र की ओर देखने लगा। सल्लाधोर सान के युद्धपोतों में से एक महल के सामने से गुजर रहा था। उसकी उल्लासपूर्ण धारीदार पतवार भूरे हरे पानी को चीरती हुई उसके चप्पू ऊपर नीचे हो रहे थे। वह तब तक देखता रहा जब तक वह एक हेडलैंड के पीछे गायब नहीं हो गई। काश मेरे डर इतनी आसानी से गायब हो सकते। क्या वह इसके लिए इतना लंबा जीवन जी सकता था? जब एक मास्टर ने अपना कॉलर पहना, तो उसने बच्चों की उम्मीद को एक तरफ रख दिया। फिर भी क्रेसन ने अक्सर एक पिता को महसूस किया था। रॉबर्ट, स्टैनिस, रेनली, लॉर्ड स्टेफन को क्रोधित समुद्र द्वारा मार दिए जाने के बाद उसने 3 बेटों को पाला था। क्या उसने इतना बुरा किया था कि अब उसे एक को दूसरे को मारते हुए देखना होगा? वह इसकी अनुमति नहीं दे सकता था, इसकी अनुमति नहीं देगा।
महिला इसका दिल थी, लेडी सेलीस नहीं, दूसरी लाल महिला। नौकरों ने उसका नाम रखा था, उसका नाम बोलने से डरती थी। मैं उसका नाम बोलूंगा, क्रेसन ने अपने पत्थर के नरक के कुत्ते से कहा। मेलिसेंड्रे उसका, अशाई की मेलिसेंड्रे, जादूगरनी, शैडो बाइंडर और आरहलर की पुजारिन, प्रकाश के भगवान, आग के दिल, ज्वाला और छाया के देवता। मेलिसेंड्रे, जिसके पागलपन को ड्रैगनस्टोन से आगे फैलने नहीं दिया जाना चाहिए। सुबह की चमक के बाद उसके कक्ष मंद और उदास लग रहे थे। मिट्टी के छोटे छोटे बर्तनों में मरहम की एक पंक्ति के पीछे नीचे की शेल्फ पर उसे नील कांच की एक शीशी मिली, जो उसकी छोटी उंगली से भी बड़ी नहीं थी। जब उसने उसे हिलाया तो वह खड़खड़ाने लगी। क्रेसन ने धूल की एक परत उड़ा दी और उसे वापस अपनी मेज पर ले गया। अपनी कुर्सी पर गिरते हुए उसने ढक्कन खींचा और शीशी की सामग्री बाहर गिर गई। एक दर्जन क्रिस्टल, जो बीज से भी बड़े नहीं थे, उस चर्म पत्र पर खड़खड़ा रहे थे जिसे वह पढ़ रहा था। वे मोमबत्ती की रोशनी में रत्नों की तरह चमक रहे थे, इतने बैंगनी कि मास्टर को लगा कि उसने पहले कभी इस रंग को सही मायने में नहीं देखा था। उसके गले के चारों ओर की चेन बहुत भारी लग रही थी। उसने अपनी छोटी उंगली की नोक से एक क्रिस्टल को हल्के से छुआ। जीवन और मृत्यु की शक्ति को धारण करने वाली इतनी छोटी सी चीज। यह एक खास पौधे से बना था जो आधी दुनिया दूर केवल जेड सागर के द्वीपों पर उगता था। पत्तियों को पुराना किया जाना था और नींबू और चीनी के पानी और समर आयल्स के कुछ दुर्लभ मसालों के घोल में भिगोया जाना था। बाद में उन्हें फेंका जा सकता था, लेकिन औषधि को राख के साथ गाढ़ा करके क्रिस्टलीकृत होने देना चाहिए। यह प्रक्रिया धीमी और कठिन थी। आवश्यक चीजें महंगी और प्राप्त करना कठिन था। हालांकि लिस के कीमियागर इसका तरीका जानते थे और ब्रावोस के फेसलेस मेन और उनके आदेश के उस्ताद भी। हालांकि यह ऐसी चीज नहीं थी जिसके बारे में गढ़ की दीवारों के बाहर बात की जाती थी। पूरी दुनिया जानती थी कि एक मास्टर ने उपचार की कला सीखकर अपनी चांदी की कड़ी बनाई थी। लेकिन दुनिया यह भूल जाना पसंद करती थी कि जो लोग उपचार करना जानते थे, वे मारना भी जानते थे। क्रेसन को अब वह नाम याद नहीं था जो अशाई ने पत्ती को दिया था, या लाइसेंस जहर देने वालों ने क्रिस्टल को। गढ़ में इसे बस गला घोंटने वाला कहा जाता था। शराब में घुलने पर यह किसी व्यक्ति के गले की मांसपेशियों को किसी मुट्ठी से भी ज्यादा कस देता था, जिससे उसकी सांस की नली बंद हो जाती थी। उन्होंने कहा कि पीड़ित का चेहरा उस छोटे क्रिस्टल बीज की तरह बैंगनी हो जाता है जिससे उसकी मौत हुई थी। लेकिन ऐसा ही एक व्यक्ति भी भोजन के एक निवाले पर घुट रहा था। और इसी रात लॉर्ड स्टैनिस अपने बैनरमैन, अपनी महिला पत्नी और लाल महिला अशाई की मेलिसेंड्रे को दावत देगा। मुझे आराम करना चाहिए, मास्टर क्रेसन ने खुद से कहा। मुझे अपनी सारी ताकत खो देनी चाहिए। मेरे हाथ नहीं कांपने चाहिए, न ही मेरी हिम्मत कम होनी चाहिए। यह एक भयानक काम है जो मैं करता हूँ, फिर भी इसे करना होगा। यदि देवता हैं तो वे मुझे अवश्य क्षमा करेंगे। वह हाल ही में बहुत खराब तरीके से सोया था। एक झपकी उसे आगे की परीक्षा के लिए तरोताजा कर देगी। थका हुआ वह लड़खड़ाते हुए अपने बिस्तर पर चला गया। फिर भी जब उसने अपनी आंखें बंद की तो वह अभी भी धूमकेतु की रोशनी देख सकता था, लाल और ज्वलंत और उसके सपनों के अंधेरे के बीच स्पष्ट रूप से जीवित। शायद यह मेरा धूमकेतु है, उसने आखिरी बार नींद में डूबने से पहले सोचा। खून का शगुन, हत्या की भविष्यवाणी। हाँ, जब वह उठा तो पूरा अंधेरा था। उसका शयन कक्ष काला था और उसके शरीर के हर जोड़ में दर्द हो रहा था। क्रेसन ने खुद को धक्का दिया। उसका सिर धड़क रहा था। अपनी बेंत को पकड़ते हुए वह अस्थिर होकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ। बहुत देर हो गई, उसने सोचा। उसके स्वामी का चेहरा उसके सामने तैर गया। वह आदमी नहीं जो वह था, बल्कि वह लड़का जो वह था, छाया में ठंडा खड़ा था, जबकि सूरज उसके बड़े भाई पर चमक रहा था। उसने जो कुछ भी किया रॉबर्ट ने पहले किया था, और बेहतर। बेचारा लड़का, उसे अपनी खातिर जल्दी करनी चाहिए। मास्टर ने क्रिस्टल को वहीं पाया जहां उसने उन्हें छोड़ा था और उन्हें चर्मपत्र से निकाला। क्रेसन के पास कोई खोखली अंगूठी नहीं थी।
जैसा कि लिस के जहर देने वालों के लिए कहा जाता था। लेकिन उसके लबादे की ढीली आस्तीन के अंदर बड़ी और छोटी असंख्य जेबें सिल दी गई थीं। उसने उनमें से एक में स्ट्रेंगलर के बीच छिपाए अपना दरवाजा खोला और पुकारा, पाइलॉस, तुम कहां हो? जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने फिर से जोर से पुकारा, पाइलॉस, मुझे मदद चाहिए। फिर भी कोई जवाब नहीं आया। यह अजीब था। युवा मास्टर का सेल सीढ़ियों से आधा मोड़ नीचे था, आसानी से सुनने की सीमा के भीतर। अंत में क्रेसन को नौकरों को पुकारना पड़ा। जल्दी करो, उसने उनसे कहा। मैं बहुत देर तक सोता रहा। वे अब तक दावत कर रहे होंगे, शराब पी रहे होंगे। मुझे जगा दिया जाना चाहिए था। मास्टर पाइलॉस को क्या हुआ था? सच में उसे समझ नहीं आया। उसे फिर से लंबी गैलरी पार करनी थी। रात की हवा बड़ी खिड़कियों से फुसफुसाती हुई आ रही थी, समुद्र की गंध के साथ। ड्रैगनस्टोन की दीवारों के साथ मशालें टिमटिमा रही थीं और उसके आगे के शिविर में वह सैकड़ों कुकफायर जलते हुए देख सकता था, मानो तारों का एक क्षेत्र धरती पर गिर पड़ा हो। ऊपर धूमकेतु लाल और दुष्टतापूर्ण ढंग से धधक रहा था। मैं ऐसी चीजों से डरने के लिए बहुत बूढ़ा और समझदार हो गया हूं, मास्टर ने खुद से कहा। ग्रेट हॉल के दरवाजे एक पत्थर के ड्रैगन के मुंह में लगे थे। उसने नौकरों से कहा कि उसे बाहर छोड़ दें। अकेले प्रवेश करना बेहतर होगा। उसे कमजोर नहीं दिखना चाहिए। अपनी बेंत पर भारी झुकते हुए क्रेसन अंतिम कुछ सीढ़ियां चढ़ गया और प्रवेश द्वार के दांतों के नीचे लंगड़ाता हुआ चला गया। पहरेदारों के एक जोड़े ने उसके सामने भारी लाल दरवाजे खोले, जिससे शोर और रोशनी का अचानक विस्फोट हुआ। क्रेसन ड्रैगन के मुंह में उतर गया। चाकू और प्लेट की खड़खड़ाहट और टेबल पर बातचीत की धीमी बुदबुदाहट के ऊपर उसने पैचफेस को झनझनाती गाय की घंटियों की संगत के साथ गाते सुना। नाचो मेरे स्वामी, नाचो मेरे स्वामी। निचली मेजों पर शूरवीरों, धनुर्धारियों और तलवारबाजों की भीड़ थी, जो मछली के स्टू में भिगोने के लिए काली रोटी के टुकड़े कर रहे थे। यहाँ कोई जोरदार हंसी नहीं थी, कोई कर्कश चिल्लाहट नहीं थी जो दूसरे लोगों के भोज की गरिमा को खराब करती हो। लॉर्ड स्टैनिस ने ऐसी अनुमति नहीं दी। क्रेसन ने ऊंचे मंच की ओर अपना रास्ता बनाया, जहां राजा के साथ लॉर्ड्स बैठे थे। उसे पैचफेस के चारों ओर चौड़ा कदम रखना था। नाचते हुए उसकी घंटियां बजती हुई मूर्ख ने न तो उसे देखा और न ही सुना। जैसे ही वह एक पैर से दूसरे पर कूदा, पैचफेस क्रेसन से टकराया, जिससे उसकी बेंत उसके नीचे से गिर गई। वे दोनों हाथों और पैरों की उलझन में एक साथ झाड़ियों के बीच गिर गए, जबकि उनके चारों ओर अचानक हंसी का तूफान उठ गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक हास्यास्पद दृश्य था। पैचफेस उसके ऊपर आधा फैला हुआ था। मोटली मूर्ख का चेहरा उसके चेहरे से सटा हुआ था। उसने अपने सींग और घंटियों के साथ अपना टिन का हेलमेट खो दिया था। समुद्र के नीचे तुम गिर जाओगे, उसने घोषणा की। मुझे पता है, मुझे पता है। ओह ओह ओह। खिलखिलाते हुए मूर्ख लुढ़क गया, अपने पैरों पर कूद पड़ा और थोड़ा नाचने लगा। इसे सबसे अच्छा बनाने की कोशिश करते हुए मास्टर ने कमजोरी से मुस्कुराया और उठने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसके कूल्हे में इतना दर्द था कि पल के लिए उसे आधा डर लगा कि उसने इसे फिर से तोड़ दिया है। उसने महसूस किया कि मजबूत हाथ उसे बाहों के नीचे से पकड़ रहे हैं और उसे वापस अपने पैरों पर उठा रहे हैं। धन्यवाद सर, उसने फुसफुसाया, यह देखने के लिए मुड़ा कि कौन सा शूरवीर उसकी मदद के लिए आया था। मास्टर, लेडी मेलिसेंड्रे ने कहा। उसकी गहरी आवाज में जेड सागर के संगीत का स्वाद था। आपको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। हमेशा की तरह उसने सिर से पांव तक लाल रंग पहना था, एक लंबी ढीली गाउन जो आग की तरह चमकती हुई रेशम की थी, जिसमें दागदार आस्तीन और चोली में गहरे कट थे जो नीचे गहरे रक्तलाल कपड़े की झलक दिखाते थे। उसके गले में एक लाल सोने का छोकर था जो किसी भी मास्टर की चेन से ज्यादा टाइट था और जिस पर एक बड़ा माणिक जड़ हुआ था। उसके बाल आम लाल बालों वाले पुरुषों की तरह नारंगी या स्ट्रॉबेरी रंग के नहीं थे, बल्कि गहरे चमकते तांबे के रंग के थे जो मशालों की रोशनी में चमकते थे। उसकी आंखें भी लाल थीं, लेकिन उसकी त्वचा चिकनी और सफेद थी, बेदाग क्रीम की तरह पीली।
वह दुबली पतली सुंदर, ज्यादातर शूरवीरों से लंबी थी। भरे हुए स्तनों और पतली कमर और दिल के आकार का चेहरा। पुरुषों की आंखें जो एक बार उसे देख लेती थीं, जल्दी से दूर नहीं जाती थीं, यहां तक कि एक मास्टर की आंखें भी नहीं। कई लोग उसे सुंदर कहते थे। वह सुंदर नहीं थी, वह लाल, भयानक और लाल थी। मैं आपका धन्यवाद, मेरी महिला। आपकी उम्र के एक आदमी को देखना चाहिए कि वह कहां कदम रख रहा है, मेलिसेंड्रे ने विनम्रता से कहा। रात अंधेरी है और डरावनी है। वह वाक्यांश जानता था, उसकी आस था कि कुछ प्रार्थना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा अपना विश्वास है। केवल बच्चे अंधेरे से डरते हैं, उसने उससे कहा। फिर भी जब उसने ये शब्द कहे तो उसने पैचफेस को फिर से अपना गाना शुरू करते सुना। छाया नाचने आती है, मेरे स्वामी, नाचो मेरे स्वामी, नाचो मेरे स्वामी। अब यहाँ एक पहेली है। टिन की बाल्टी उसके कानों पर सरकते ही गाय की घंटियां धीरे से बजने लगी। आपकी चेन से मेल खाता एक मुकुट, लॉर्ड मास्टर, उसने घोषणा की। उनके चारों ओर पुरुष हंस रहे थे। क्रेसन ने अपने होठों को एक साथ दबाया और अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश की। उसे लगा कि वह कमजोर और असहाय है, लेकिन रात खत्म होने से पहले उसे कुछ और पता चल जाएगा। वह बूढ़ा हो सकता है, फिर भी वह अभी भी गढ़ का मास्टर था। मुझे सच्चाई के अलावा किसी मुकुट की जरूरत नहीं है, उसने उससे कहा, अपने सिर से मूर्ख का हेलमेट हटाते हुए। इस दुनिया में ऐसे सत्य हैं जो ओल्ड टाउन में नहीं सिखाए जाते हैं। मेलिसेंड्रे ने लाल रेशम के भंवर में उससे मुंह मोड़ लिया और वापस ऊंची मेज पर चली गई, जहां राजा स्टैनिस और उसकी रानी बैठे थे। क्रेसन ने सींग वाली टिन की बाल्टी पैचफेस को वापस दे दी और उसका पीछा करने लगी। मास्टर पाइलॉस अपनी जगह पर बैठ गया। बूढ़ा आदमी बस रुक कर घूर सकता था। मास्टर पाइलॉस, उसने आखिरकार कहा, तुमने मुझे नहीं जगाया। उनकी कृपा ने मुझे आपको आराम करने की आज्ञा दी है। पाइलॉस में कम से कम शर्म करने की कृपा थी। उन्होंने मुझसे कहा कि यहां आपकी जरूरत नहीं है। क्रेसन ने चुपचाप बैठे शूरवीरों, कप्तानों और लॉर्ड्स को देखा। वृद्ध और खट्टे स्वभाव वाले लॉर्ड सेल्टिगर ने गार्नेट में चुने गए लाल केकड़ों से बना एक लबादा पहना था। सुंदर लॉर्ड वेलारियन ने समुद्री हरे रंग का रेशम चुना। उनके गले में सफेद सोने का समुद्री घोड़ा उनके लंबे गोरे बालों से मेल खाता था। लॉर्ड बारेमॉन, 14 साल का वह मोटा लड़का, सफेद सील से सजे बैंगनी मखमल में लिपटा हुआ था। सर एक्सेल फ्लोरेंट लाल और लोमड़ी के फर में भी साधारण दिख रहा था। धर्मपरायण लॉर्ड सनग्लास ने गले और कलाई और उंगली पर मून स्टोन पहना था, और लाइसेन कप्तान सल्लाधोर सान लाल साटन सोने और रत्नों से बना एक सूरज की तरह चमक रहा था। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। केवल सर डेवोस ने भूरे रंग के डबलट और हरे रंग के ऊनी लबादे में सादा कपड़े पहने थे, और केवल सर डेवोस ने ही उनकी आंखों में दया के साथ उनकी नजरों का सामना किया। तुम बहुत बीमार और भ्रमित हो, इसलिए तुम मेरे काम नहीं आ सकते, बूढ़े आदमी। यह लॉर्ड स्टैनिस की आवाज की तरह लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था, ऐसा नहीं हो सकता था। पाइलॉस अब से मुझे सलाह देगा। वह पहले से ही कौवों के साथ काम करता है, क्योंकि अब तुम घोंसले पर नहीं चढ़ सकते। मैं तुम्हें अपनी सेवा में खुद को मारने नहीं दूंगा। मास्टर क्रेसन ने पलकें झपकाई। स्टैनिस, मेरे स्वामी, मेरे उदास उदास लड़के, बेटा जो मेरे पास कभी नहीं था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हारा कैसे ख्याल रखा है, तुम्हारे लिए जिया है, सबके बावजूद तुम्हें प्यार किया है। हाँ, तुम्हें प्यार किया है, रॉबर्ट या रेनली से भी ज्यादा, क्योंकि तुम ही थे जिन्हें प्यार नहीं किया गया, जिन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। फिर भी उसने केवल इतना कहा, जैसा आप कहें मेरे प्रभु, लेकिन मुझे भूख लगी है। क्या मुझे आपकी मेज पर जगह नहीं मिल सकती? आपके बगल में, मैं आपके बगल में हूं सर। डेवोस बेंच से उठे। मुझे सम्मानित महसूस होगा यदि मास्टर मेरे बगल में यहां बैठे। महामहिम, जैसा आप चाहें। लॉर्ड स्टेनिस मेलिसेंड्रे से कुछ कहने के लिए मुड़े, जो उच्च सम्मान के स्थान पर उनके दाहिने हाथ पर बैठी थी। लेडी सेलीज उनके बाईं ओर थीं। उनके आभूषणों की तरह चमकदार और भंगुर मुस्कान बिखेर रही थी। अगर मुझे उसके कप में स्ट्रेंगलर डालना है तो मुझे उसके करीब होना चाहिए।
लेकिन कैसे? पैचफेस उछल कूद कर रहा था, जबकि मास्टर धीरे धीरे मेज के चारों ओर दावो सीवर्थ की ओर बढ़ रहा था। यहाँ हम मछली खाते हैं, मूर्ख ने खुशी से घोषणा की, एक कॉर्ड को राजदंड की तरह लहराते हुए। समुद्र के नीचे मछलियां हमें खाती हैं, मुझे पता है, मुझे पता है। ओह ओह ओह। सर दावोस बेंच पर जगह बनाने के लिए एक तरफ हट गए। हम सभी को आज रात मोटली में होना चाहिए, उन्होंने उदास होकर कहा जब क्रेसन ने खुद को बैठाया, क्योंकि यह मूर्खों का काम है। लाल महिला ने अपनी लपटों में जीत देखी है, इसलिए स्टैनिस का मतलब है कि वह अपना दावा पेश करे, चाहे संख्याएं कितनी भी हों। इससे पहले कि वह खत्म करे, हम सब वही देखना चाहते हैं जो पैचफेस ने देखा। मुझे डर है, समुद्र का तल। क्रेसन ने अपने हाथों को अपनी आस्तीन में सरका दिया, जैसे कि गर्मी के लिए। उसकी उंगलियों ने ऊन में क्रिस्टल द्वारा बनाई गई कठोर गांठों को। लॉर्ड स्टैनिस लाल औरत से दूर चला गया, लेकिन यह लेडी सेलिस थी जिसने जवाब दिया, राजा स्टैनिस, आप खुद को भूल गए हैं मास्टर। वह बूढ़ा है, उसका दिमाग भटकता है। राजा ने उससे कर्कश स्वर में कहा, क्या बात है क्रेसन, अपनी बात कहो। चूंकि आप नौकायन करने का इरादा रखते हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप लॉर्ड स्टार्क और लेडी एरन के साथ आम कारण बनाएं। मैं किसी के साथ आम कारण नहीं बनाता, स्टैनिस बैराथियोन ने कहा। जिस तरह प्रकाश अंधेरे के साथ आम कारण नहीं बनाता है। लेडी सेलिस ने उसका हाथ थाम लिया। स्टैनिस ने सिर हिलाया। स्टार्क्स मेरा आधा राज्य चुराना चाहते हैं, जैसे कि लैनिस्टर्स ने मेरा सिंहासन और मेरे अपने प्यारे भाई की तलवारें, सेवा और गढ़ चुरा लिए जो मेरे अधिकार में हैं। वे सभी हड़पने वाले हैं और वे सभी मेरे दुश्मन हैं। तुम अपने भाई रॉबर्ट के असली उत्तराधिकारी हो, 7 राज्यों के सच्चे भगवान और एंडल्स, रॉयनार और प्रथम पुरुषों के राजा। उसने हताश होकर कहा, लेकिन फिर भी तुम सहयोगियों के बिना जीत की उम्मीद नहीं कर सकते। उसका एक सहयोगी है, लेडी सेलिस ने कहा, आर्हलर, प्रकाश का भगवान, आग का दिल, ज्वाला और छाया का देवता। देवता सबसे अच्छे से अनिश्चित सहयोगी बनाते हैं, बूढ़े आदमी ने जोर देकर कहा, और यहां उस एक की कोई शक्ति नहीं है। तुम्हें नहीं लगता? मेलिसेंड्रे के गले में माणिक ने प्रकाश को पकड़ लिया जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, और एक पल के लिए यह धूमकेतु की तरह चमकने लगा। यदि आप ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करेंगे मास्टर, तो आपको अपना मुकुट फिर से पहनना चाहिए। हाँ, लेडी सेलिस ने सहमति व्यक्त की। पैच का हेलमेट, यह आपको अच्छी तरह से सूट करता है बूढ़े आदमी, इसे फिर से पहनो, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं। समुद्र के नीचे कोई भी टोपी नहीं पहनता है, पैचफेस ने कहा। मुझे पता है, मुझे पता है। ओह ओह ओह। लॉर्ड स्टैनिस की आंखें उसके भारी माथे के नीचे छिपी हुई थीं। उसका मुंह कस गया था क्योंकि उसका जबड़ा चुपचाप काम कर रहा था। वह हमेशा गुस्से में अपने दांत पीसता था। मूर्ख, वह अंत में गुर्राया। मेरी महिला पत्नी आज्ञा देती है। क्रेसेन को अपना हेलमेट दे दो। पैचफेस नाचता हुआ करीब आ गया। उसकी गाय की घंटियां बज रही थीं। क्लैंग ए लैंग, डिंग डिंग, क्लिंक क्लैंक, क्लिंक क्लैंक। मास्टर चुप बैठा रहा, जबकि मूर्ख ने सींग वाली बाल्टी उसके माथे पर रख दी। क्रेसन ने वजन के नीचे अपना सिर झुका लिया। उसकी घंटियां बज उठी। शायद उसे अब से अपनी सलाह गानी चाहिए, लेडी सेलिस ने कहा। तुम बहुत आगे निकल गई महिला, लॉर्ड स्टैनिस ने कहा। वह एक बूढ़ा आदमी है और उसने मेरी अच्छी सेवा की है, और मैं अंत तक आपकी सेवा करूंगा, मेरे प्यारे स्वामी, मेरे बेचारे अकेले बेटे। क्रेसन ने सोचा, क्योंकि अचानक उसे रास्ता दिखाई दिया। सर डेवोस का प्याला उसके सामने था, अभी भी आधा खट्टा लाल भरा हुआ था। उसने अपनी आस्तीन में क्रिस्टल का एक सख्त टुकड़ा पाया। उसके हाथ कई सालों से इतने स्थिर नहीं थे और न ही आधे इतने तरल। डेवोस ने देखा, लेकिन किसी और ने नहीं। उसे यकीन था। हाथ में प्याला लेकर वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ। शायद मैं मूर्ख रहा हूं। लेडी मेलिसेंड्रे, क्या तुम मेरे साथ एक प्याला शराब पियोगी? अपने भगवान, अपने प्रकाश के भगवान के सम्मान में एक प्याला, उसकी शक्ति का जश्न मनाने के लिए एक प्याला। लाल महिला ने उसका अध्ययन किया। अगर तुम चाहो, वह महसूस कर सकता था कि वे सभी उसे देख रहे हैं।
डेवोस ने उसे पकड़ लिया। जब वह बेंच से उठा, उसकी आस्तीन को लॉर्ड स्टैनिस द्वारा छोटी की गई उंगलियों से पकड़ लिया। तुम क्या कर रहे हो? उसने फुसफुसाया। एक काम जो किया जाना चाहिए, मास्टर क्रेसन ने उत्तर दिया। राज्य की खातिर और मेरे स्वामी की आत्मा के लिए। उसने डेवोस के हाथ को झटक दिया, जिससे झाड़ियों पर शराब की एक बूंद गिर गई। वह उसे ऊंची मेज के नीचे मिली, जहां हर आदमी की नजर उन पर थी, लेकिन क्रेसन ने केवल उसे देखा। लाल रेशम, लाल आंखें, गले पर माणिक्य की लालिमा, लाल होंठ एक हल्की मुस्कान में मुड़े हुए थे। जब उसने अपना हाथ उसके हाथ के ऊपर रखा, कप के चारों ओर उसकी त्वचा गर्म, बुखार से भरी हुई लग रही थी। शराब गिराने में बहुत देर नहीं हुई है मास्टर। नहीं, उसने कर्कश स्वर में फुसफुसाया। नहीं, जैसा आप चाहें। अशाई की मेलिसेंड्रे ने उसके हाथों से कप लिया और लंबे समय तक और गहराई से पिया। शराब का केवल आधा घूंट बचा था जब उसने उसे वापस दिया। और अब तुम? उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को मजबूत बनाया। गढ़ के एक मास्टर को डरना नहीं चाहिए। शराब उसकी जीभ पर खट्टी थी। उसने खाली प्याला अपनी उंगलियों से गिराकर फर्श पर बिखरने दिया। उसके पास यहां शक्ति है मेरे महाराज, महिला ने कहा, और अग्नि शुद्ध करती है। उसके गले पर माणिक लाल रंग से चमक उठा। क्रेसन ने उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द उसके गले में अटक गए। जैसे ही उसने हवा को अंदर खींचने की कोशिश की, उसकी खांसी एक भयानक पतली सीटी में बदल गई। लोहे की उंगलियां उसकी गर्दन के चारों ओर कस गईं। जैसे ही वह अपने घुटनों पर बैठा, फिर भी उसने अपना सिर हिलाया, उसे नकारते हुए, उसकी शक्ति को नकारते हुए, उसके जादू को नकारते हुए, उसके भगवान को नकारते हुए। और उसके सींगों में गाय की घंटियां बजने लगीं, मूर्ख 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 गाते हुए, जबकि लाल महिला उस पर दया से नीचे देख रही थी। मोमबत्ती की लपटें उसकी लाल लाल आंखों में नाच रही थीं। आर्य विंटरफेल में वे उसे आर्य हॉर्सफेस कहते थे। जब योरेन ने उसे उस गली में घसीटा था, तो उसने सोचा था कि वह उसे मार डालना चाहता है, लेकिन उस खट्टी बुजुर्ग ने उसे कसकर पकड़ रखा था, अपने खंजर से उसकी गांठों और उलझनों को चीरता हुआ। उसे याद आया कि कैसे हवा ने मुट्ठी भर गंदे भूरे बालों को फर्श के पत्थरों पर से उड़ा दिया था, उस सेप्ट की ओर जहां उसके पिता की मृत्यु हुई थी। मैं शहर से पुरुषों और लड़कों को ले जा रही हूं, योरेन ने गुर्राते हुए कहा, जब तेज स्टील उसके सिर पर रगड़ रहा था। अब तुम शांत रहो लड़के। जब तक उसने बात खत्म की, तब तक उसके सिर पर गुच्छे और ठूंठ के अलावा कुछ नहीं था। बाद में उसने उसे बताया कि वहां से विंटरफेल तक वह अनाथ लड़के एरी होगी। गेट मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन सड़क एक और मामला है। बुरी संगत में तुम्हें बहुत दूर जाना है। इस बार मैं 30 पर पहुंच गया। पुरुष और लड़के सभी दीवार की ओर जा रहे हैं, और यह मत सोचो कि वे तुम्हारे उस कमीने भाई की तरह हैं। उसने उसे हिलाया। लॉर्ड एडार्ड ने मुझे काल कोठरी चुनने का मौका दिया, और मुझे वहां कोई छोटा सा लॉर्डलिंग नहीं मिला। इनमें से आधे लोग तुम्हें माफी और शायद कुछ चांदी के सिक्कों के लिए रानी को सौंप देंगे। बाकी आधे लोग भी ऐसा ही करेंगे, बस वे पहले तुम्हारा बलात्कार करेंगे। इसलिए तुम अपने आप को संभालो और जंगल में अकेले ही पानी बनाओ। यह सबसे मुश्किल काम होगा, पेशाब करना, इसलिए जरूरत से ज्यादा मत पीना। किंग्स लैंडिंग छोड़ना आसान था, जैसा कि उसने कहा था। गेट पर लैनिस्टर गार्डमैन सभी को रोक रहे थे, लेकिन योरेन ने एक को नाम से पुकारा और उनकी गाड़ियों को जाने दिया गया। किसी ने आर्या को एक नजर भी नहीं बख्शी। वे एक उच्च कुल की लड़की, राजा के हाथ की बेटी की तलाश कर रहे थे, न कि कटे हुए बाल वाले दुबले पतले लड़के की। आर्या ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह चाहती थी कि रश उठे और पूरे शहर को बहा ले जाए, फ्ली बॉटम और रेड कीप और ग्रेट सेप्ट और सब कुछ, और हर कोई, खासकर प्रिंस जोफ्रे और उसकी मां। लेकिन वह जानती थी कि ऐसा नहीं होगा, और वैसे भी सैंसा अभी भी शहर में थी और वह भी बह जाएगी। जब उसे यह याद आया, तो आर्य ने इसके बजाय विंटरफेल की कामना करने का फैसला किया। हालांकि पेशाब करने के बारे में योरेन गलत था। यह बिल्कुल भी सबसे कठिन हिस्सा नहीं था। लोमी ग्रीन हैंड्स और हॉट पाई सबसे कठिन हिस्सा थे। अनाथ लड़के। योरेन ने कुछ लोगों को सड़कों से उठाया था
और उन्हें पेट भरने के लिए भोजन और पैरों के लिए जूते देने का वादा किया था। बाकी लोगों को उसने जंजीरों में जकड़ा हुआ पाया। वॉच को अच्छे लोगों की जरूरत है, उसने उन्हें बताया जब वे निकल पड़े, लेकिन तुम लोगों को यह करना होगा। योरेन ने काल कोठरी से बड़े लोगों को भी निकाला था, चोर, शिकारी और बलात्कारी और इसी तरह के लोग। सबसे बुरे वे 3 लोग थे जो उसे काली कोठरी में मिले थे, जिन्होंने उसे भी डरा दिया होगा, क्योंकि उसने उन्हें एक गाड़ी के पीछे हाथ पैर बांध कर रखा था और कसम खाई थी कि वे दीवार तक पूरी तरह से बेड़ियों में रहेंगे। एक की नाक नहीं थी, केवल उसके चेहरे पर छेद था जहां उसे काट दिया गया था, और मोटे गंजे व्यक्ति के नुकीले दांत और गालों पर रोते हुए घाव थे, जिसकी आंखें किसी इंसान जैसी नहीं थीं। उन्होंने किंग्स लैंडिंग से 5 गाड़ी